अध्याय 506 योजना। श्रीमान, आपकी शक्ति वाकई काबिले तारीफ है। मुझे तो जानबूझकर सांस छोड़ते ही पकड़ लिया गया। चेन रुई धीरे धीरे बाहर चला गया। बेशक अब वह एक अजनबी का चेहरा दिखा रहा था। सिकाली को लगा कि इस रहस्यमयी आदमी की ताकत उसके बस में नहीं है। उसने चुपके से अपनी शक्ति इकट्ठा की और लाउंज में एक खास जादुई घेरा बनाने की तैयारी की। उसने पूछा, तुम कौन हो? सर, टेलीपोर्टेशन मैजिक सकल को सक्रिय करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसकी विशेषताएं बहुत पहले ही बदल दी हैं। अगर आप जल्दबाजी में कोई कदम उठाएंगे तो मुझे डर है कि इसके अकल्पनीय परिणाम होंगे। ये सुनकर सिकली की भौहें तन गईं। उसने मैजिक सकल में गड़बड़ी रोकने के लिए जानबूझकर उन खिलाड़ियों को अभी जाने का इशारा किया। अब दूसरे पक्ष ने सीधे उसकी पोल खोल दी, लेकिन उसने अपनी शक्ति से उसे सक्रिय करने में जरा भी संकोच नहीं किया। जैसी कि उम्मीद थी, मैजिक सकल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सिकली सचमुच हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति चुपचाप जादू का घेरा बदल देगा। कुछ देर तक तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह कोई जल्दबाजी करे। दरअसल समय की कमी के कारण चेन रुई के पास बस कुछ छोटी मोटी तरकीबें ही करने का समय था। अगर सिकाली ने चेन रुई पर विश्वास किए बिना कुछ और कोशिशें की तो उसकी खामी सामने आ जाएगी। कृपया निश्चिंत रहें महोदय, मेरा कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। चेन रुई ने सिकाली को प्रतिक्रिया देने या प्रयोग करने का ज्यादा समय नहीं दिया। उसने झुककर कहा, मेरा नाम फाको है, मैं दूर से सर सिकाली से मिलने आया हूँ। चूंकि मैं ज्यादा अधीर व्यक्ति हूँ, इसलिए मैंने ज्यादा गुस्ताखी वाला रास्ता चुना। क्षमा याचना के लिए यह एक छोटा सा उपहार है। कृपया इसे स्वीकार करें महोदय। चेन रुई के हाथ में एक अंतरिक्ष वलय प्रकट हुआ। उसने उस वलय को एक सौम्य शक्ति से नियंत्रित करके धीरे धीरे सिकाली की ओर भेजा। सिकाली ने ध्यान से अंगूठी की स्थिति भांप ली और पुष्टि की कि कोई असामान्यता नहीं है। नज़र डालने के बाद वह थोड़ा भावुक हो गया। हालांकि मुझे सर का असली इरादा नहीं पता, लेकिन ये तोहफा कल्पना से परे है और मैं इसे तुरंत मना करने का कोई कारण नहीं सोच पा रहा हूँ। अगर मुझे सचमुच अपने आने का इरादा बताना है तो मैं सर के दिल पर थोड़ी छाप छोड़ने के लिए एक अलग तरीका अपनाऊंगा। चेन रुई की मुस्कान और भी ज्यादा खिली हुई थी। अगर सर आज मेरी बिन बुलाई गुस्ताखी को माफ़ कर दें तो मैं एक अनमोल दोस्ती की शुरुआत के तौर पर आधिकारिक शिष्टाचार के अनुसार किसी सुविधाजनक समय पर सर से मिलने शहर के मालिक के घर जाऊंगा। सर का इरादा बस थोड़ा प्रभाव डालने का है। सिकली ने सिर हिलाया, नहीं, सर फाको की उदारता और साहस ने मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। चेन रुई ने मन ही मन भाड़ में जाओ को कोसते हुए उदासीनता से कहा, मैं यह नहीं पूछूंगा कि मुझसे पहले कितने लोगों ने अपने व्यवहार से तुम्हें गहराई से प्रभावित किया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं सबसे साहसी बनूंगा। ओह, सिकली ने आखिरकार अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाई, तो मैं सर फाको की आधिकारिक यात्रा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि सर कभी निराश नहीं होंगे। चेन रुई ने थोड़ा झुककर प्रणाम किया। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा और सिकाली के पास से गुजरा, खाली दरवाज़ा बिना किसी बचाव के खुला हुआ लग रहा था, लेकिन सिकाली बस मुस्कुराता रहा। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। चेन रुई को दरवाज़ा खोलकर जाते हुए देखने के बाद ही उसकी मुस्कुराती आंखें गहरी हुईं। अभी दोनों के बीच बातचीत दोस्ताना और सहज लग रही थी। अगर फाको बस कमज़ोर होता तो उसे या तो मार दिया जाता या सिकाली उससे बहुत पहले ही पूछताछ कर लेती। बराबर बातचीत का आधार ताकत ही होती है। सिकली को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इस बिन बुलाए मेहमान ने इतने लंबे समय तक दिखावटी शिष्टाचार दिखाया, लेकिन उसकी कोई वास्तविक मंशा नहीं थी। लेकिन उस अंतरिक्ष रिंग में मौजूद धन ठोस और वास्तविक था। क्या ये सचमुच थोड़ा सा प्रभाव डालने के लिए है? सिकली ने उपहास किया और सिर हिलाया। लेने से पहले देना, ज्यादा फायदे के बिना। दूसरा पक्ष मुझे इतनी बड़ी दौलत यूं ही नहीं दे देता। सच कहूं तो ये छाप वाकई गहरी थी। फाको से पहले भी एक मजबूत संगठन था जिसने सिकली पर गहरी छाप छोड़ी थी। क्या ये? खैर, जब तक मेरे मन में इस फाको की बहुत कद्र है, तब तक ये कोई बड़ा खतरा नहीं बन सकता। कम से कम किसी हत्यारे की संभावना तो खत्म हो ही सकती है, वरना वह अभी ऐसी हरकतें न करता। सिकाली ने मन ही मन एक निष्कर्ष निकाला। ठीक उसी समय जब बाहर सर लॉर्ड के आगमन का स्वागत करते हुए जोरदार नारे लग रहे थे, स्टेडियम की ओर चलते हुए उसके मुंह के कोने सिकुड़ गए। चेन रुई को सिकाली के विचार समझ नहीं आए। उसके अभी के कदम स्वतःस्फूर्त और अनुकूलनशील थे। असली योजना के लिए ज्यादा विस्तृत विचार और व्यापक जानकारी की जरूरत थी। अगर उसके पास काफी समय होता तो वह धीरे धीरे योजना बना सकता था, लेकिन उस समय की कमी थी। इसलिए उसे कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए एक निश्चित समग्र योजना पद्धति का इस्तेमाल करना होगा। अखाड़े से निकलकर चेन रुई को व्हाइट फैदर एस्टेट में डार्क डायमंड का अड्डा मिल गया। कुछ व्यवस्थाएं करने के बाद वह व्हाइट फैदर सिटी में नहीं रुका। वह उपनगरों में डार्क डायमंड द्वारा प्राप्त ग्रिफिन पर सवार होकर उत्तर की ओर उड़ गया। इस ग्रिफिन की एक उत्परिवर्तित वंशावली थी जिसमें बहुत मजबूत सहनशक्ति थी।
चेन रूई ने विश्लेषणात्मक आंखों का उपयोग करके ग्रिफिन को पूरी गति से उड़ने के लिए प्रेरित किया और मन ही मन योजना के बारे में सोचा। जादुई नक्शे की मदद से व्हाइट फेदर एस्टेट के उत्तर में स्थित टाउन ईस्टर तक पहुंचने में केवल 3 दिन लगे। ये वॉरलॉक किले के दक्षिण में सबसे नज़दीकी शहर था और लूटपाट से प्रभावित मुख्य क्षेत्र भी था। व्हाइट फेदर एस्टेट के रक्षा बल बड़ी संख्या में यहाँ तैनात थे। आसपास के 2 शहरों के अलावा शहर में सैनिकों की कुल संख्या वास्तव में 1 लाख से अधिक थी। ईस्टर कस्बे में चेन रूई ने वॉरलॉक किले के पहरेदारों के अत्याचारों की अफवाहें सुनी, जिनमें संपत्ति और भोजन की लूट, महिलाओं के साथ व्यभिचार, विद्रोहियों की हत्या आदि शामिल थे। सभी ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया। अब जब व्हाइट फेदर एस्टेट के पहरेदार यहाँ तैनात थे तो वॉरलॉक किले के पहरेदारों की आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। व्हाइट फेदर एस्टेट की 1 लाख सैनिकों वाली सेना का सामना करते हुए वॉरलॉक किले के जनरल जॉर्ज ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने रेड ड्रैगन लीजन के डिप्टी लीजन कमांडर और काबिल जनरल फ्रांसिस को अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए ईस्टर शहर के उत्तर में ब्रुसेक घाटी में चौकियां और किले बनाने के लिए भेजा। वे किसी भी कदम का जवाब देने के लिए तैयार थे। ये समाचार जानने के बाद चेन रूई शांतिपूर्वक टाउन ईस्टर से गुजरा और उत्तर की ओर ब्रुसेक कैनियन क्षेत्र की ओर बढ़ता रहा। तुम कौन हो? सामने की ओर स्थित चौकी पर अचानक प्रकट हुए अजनबी का सामना करते हुए रेड ड्रैगन लीजन के पहरेदार ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी दुश्मन का सामना कर रहे हों। ये व्यक्ति जादुई जाल और स्काउट्स की निगरानी को चुपचाप पार कर सकता है। ये निश्चित रूप से कोई साधारण दुश्मन नहीं है। कृपया मुझे गलत मत समझिए, मैं जनरल फ्रांसिस का पुराना दोस्त हूँ। कृपया किसी को जनरल को ये सूचना देने के लिए भेजिए कि वेजू घाटी में शेर के दांत वाली तलवार रखने वाला सैन्य आपूर्ति अधिकारी आ गया है। मैं एक आपातकालीन सैन्य मामले के सिलसिले में जनरल से मिलना चाहता हूँ। चेन रूई ने एक बार वेजू घाटी में फ्रांसिस को अकेले ही बचाया था, बचे हुए सैनिकों का नेतृत्व करते हुए खूनी साम्राज्य की सेना पर घात लगाया था, दानव सम्राट पामीर को जिंदा पकड़ लिया था और खूनी साम्राज्य के सेनापतियों बोबोवा और मेसेक को गंभीर रूप से घायल किया था। उस समय उन्होंने सैन्य आपूर्ति अधिकारी, जो अपना नाम नहीं बताना चाहता था, की पहचान का इस्तेमाल किया था। पहरेदारों के सरदार ने देखा कि लबादा पहने आदमी का कोई दुर्भावना नहीं थी, वरना बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था को सचेत किए यहाँ तक आने की दुश्मन की क्षमता के आधार पर इस चौकी को नष्ट करना मुश्किल नहीं होता। उसने तुरंत एक स्काउट को घाटी की ओर जाने का आदेश दिया और साथ ही गुप्त रूप से एक जादुई चेतावनी संदेश भी जारी किया ताकि बाकी चौकियों को पूरी तरह सतर्क रहने के लिए सूचित किया जा सके। चेन रूई ने ये देखा और उसे रोका नहीं। कुछ ही देर बाद नेता ये देखकर हैरान रह गया कि डिप्टी लीजन कमांडर फ्रांसिस खुद लोगों के एक समूह के साथ दौड़ते हुए आ रहे हैं। जब चेन रूई ने अपने सिर से लबादा उतारकर उस चेहरे को दिखाया जो फ्रांसिस ने उस दिन देखा था, तो फ्रांसिस आश्चर्य और खुशी से 2 कदम आगे बढ़ा। उसने पहले सैन्य सलामी दी। हम फिर मिलेंगे, सर। सैन्य आपूर्ति अधिकारी फ्रांसिस लूसिफर शाही परिवार का सदस्य, रेड ड्रैगन लीजन का डिप्टी लीजन कमांडर और जनरल जॉर्ज का पसंदीदा जनरल था। अब उसने असल में इस सैन्य आपूर्ति अधिकारी को सलामी दी। फ्रांसिस द्वारा लाए गए कई सैनिक उस समय वेजू घाटी में हुए युद्ध में शामिल थे। उन्होंने चेन रूई के प्रति अपना सच्चा सम्मान दिखाया। इससे टीम लीडर और चौकी पर मौजूद सैनिक अचंभित रह गए। चेन रूई ने भी जवाब में सलामी दी और फ्रांसिस को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। उसने सीधे कहा, मुझे एक ज़रूरी काम के लिए जनरल जॉर्ज से मिलना है। मैं तुरंत तुम्हारे साथ वहां चलूंगा। फ्रांसिस जानता था कि चेन रूई की पहचान आसान नहीं थी। उसे जनरल जॉर्ज ने शेर के दांत वाली तलवार से सम्मानित किया था, इसलिए वह निश्चित रूप से वह व्यक्ति था जिस पर जनरल का सबसे अधिक भरोसा था। इसलिए उसने तुरंत इसके लिए हामी भर दी। वे दोनों घाटी के गढ़ में लौट आए, फिर 2 तेज घोड़ों पर सवार होकर वॉरलॉक किले की ओर तेजी से दौड़ पड़े। जनरल जॉर्ज को फ्रांसिस का संदेश पहले ही मिल चुका था। उन्होंने चेन रूई का किले के कमांड सेंटर में तुरंत स्वागत किया। जनरल जॉर्ज, मैडम ग्लोरिया। चूंकि वहां कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, चेन रूई अपने मूल रूप में लौट आया और अपने ससुर और मैडम रेड ड्रैगन को सलाम किया। कुछ देर तक न मिलने के बाद जनरल जॉर्ज की आंखें थोड़ी उदास हो गईं। यहाँ तक कि ग्लोरिया, जो हमेशा से उदार और सुंदर रही थी, भी चिंतित दिख रही थी। जॉर्ज ने शिष्टाचार छोड़ दिया और सीधे पूछा, चेन रूई, डार्क मून में हालात कैसे हैं? क्या तुम इस बार वॉरलॉक किले से मदद मांगने आए हो? चेन रूई के बोलने से पहले ग्लोरिया गुस्से से चिल्लाई, वो बेशर्म कमीना ऑब्सीडियन। अगर उसने मेरी प्यारी बेटी एथेना को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं रेड ड्रैगन लीजन के साथ मिलकर राजधानी का सफाया कर दूंगी। मैडम, चिंता मत कीजिए। जब मैं गया था तब डार्क मून की स्थिति अभी भी स्थिर थी। उससे पहले हमने ऑब्सीडियन के सैन्य मनोबल को भी कमजोर कर दिया था। चेन रूई ने डार्क मून की दोनों जीतों का हाल सुनाया। जॉर्ज ने सुनकर हल्के से सिर हिलाया, जबकि ग्लोरिया ताली बजाकर खुशी से बोली, चेन रूई, तुम वाकई कमाल हो। हमारे परिवार की एथेना ने बिल्कुल सही इंसान चुना है।
जब मुझे पता चला कि ऑब्सीडियन ने खुद डार्क मून के अभियान का नेतृत्व किया था तो मैंने कई बार तुम्हारी मदद करनी चाही, लेकिन जॉर्ज ने मना कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ सकते। जॉर्ज ने अपना सिर हिलाया। इस समय व्हाइट फेदर एस्टेट के 1 लाख सैनिक किले की ओर बढ़ रहे हैं और उस पर नजर रख रहे हैं। ये तो ठीक है, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि खूनी साम्राज्य का आयरन फिस्ट एस्टेट भी बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू कर रहा है। तथाकथित संघ समझौते के बावजूद खूनी साम्राज्य कुछ समय से हमारे साम्राज्य पर लालच कर रहा है। खासकर इस स्थिति में हमें इस संभावना को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि वे समझौता तोड़कर सेना भेजकर आक्रमण कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वॉरलॉक किले पर 2 तरफ से हमला होने का खतरा मंडरा रहा है। किले के गिरते ही न सिर्फ हमारा सफाया हो सकता है, बल्कि खूनी साम्राज्य का नेता भी बिना किसी बाधा के अंदर घुस जाएगा, जिससे फॉलन एंजल साम्राज्य की सुरक्षा को खतरा होगा। इसलिए हम इस समय यूं ही आगे नहीं बढ़ सकते। चेन रूई को अभी अभी एहसास हुआ कि वॉरलॉक किले की स्थिति कितनी गंभीर थी। वह विचारों में खोया हुआ था। चेन रूई, हालांकि तुमने 2 छोटी छोटी जीतें हासिल की हैं, लेकिन ऑब्सीडियन के लाखों सैनिकों के लिए यह कोई बड़ी हार नहीं थी। असली परीक्षा अभी बाकी है। मैं तुम्हें मौजूदा हालात में और ज़्यादा मदद नहीं दे सकता। तुम सिर्फ अपने भरोसे पर ही निर्भर रह सकते हो। मुझे पता है। चेन रूई ने सिर हिलाया। जनरल, कृपया निश्चिंत रहें। मैं अपने जीवन की कसम खाकर वादा कर सकता हूं कि भले ही डार्क मून अंततः हार जाए, मैं एथेना की सुरक्षा करूंगा। जॉर्ज और ग्लोरिया ने एक दूसरे की ओर देखा और वे दोनों राहत महसूस कर रहे थे। वैसे जनरल, क्या वॉरलॉक किले में खाद्यान्न की कमी की समस्या गंभीर है? जॉर्ज ने आह भरी। ये वाकई गंभीर है। पिछली बार जब आपने ढेर सारे काले क्रिस्टल सिक्के दिए थे तो सैन्य भुगतान में कोई समस्या नहीं आई थी। बाद में हमें मून शैडो लीजन के जरिए आपसे भारी मात्रा में उपकरण और गोला बारूद मिला, लेकिन भोजन अभी भी कम आपूर्ति में है। व्हाइट फेदर एस्टेट के स्वामी सिकाली न केवल सैन्य राशन में देरी कर रहे हैं, बल्कि लोगों को हमें भोजन बेचने से भी रोक रहे हैं। हालांकि सिकाली चालाक है, लेकिन उसके पास लोगों को नियंत्रित करने का एक तरीका जरूर है। अब व्हाइट फेदर एस्टेट के लगभग सभी लोग वॉरलॉक किले से नफरत करते हैं। अगर खूनी साम्राज्य ने किले पर सचमुच आक्रामक हमला किया तो रसद सहायता के बिना टिके रहना मुश्किल हो सकता है। व्हाइट फेदर सिटी में खबर सुनने के बाद मैंने डार्क डेमन संगठन से भोजन का एक हिस्सा जुटाने की कोशिश करने को कहा। इस बार मैं इसे साथ लाया हूँ। हालांकि मात्रा सीमित है, फिर भी यह कुछ हद तक उपयोगी हो सकती है। मैं जादुई क्रिस्टल तोप के 2 सुधार ब्लूप्रिंट भी लाया हूं जो कीमिया के अर्ध महागुरु द्वारा बनाए गए हैं। हमने राजधानी के जादुई छाया सेना पर प्रयोग किया है। ये बहुत शक्तिशाली है। अगर इसे बाकी आयुध के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये भयानक शक्ति उत्पन्न करेगा। चेन रूई ने ब्लूप्रिंट निकाला और जॉर्ज को दे दिया। वाह! जॉर्ज की आंखें चमक उठीं और उसने कुछ और नज़रें घुमाईं। बात बस इतनी है कि इस तरह का सुधार बहुत जटिल है। गोबलिन योद्धाओं के बिना इसे पूरा करने के लिए हमें बड़ी संख्या में पेशेवर कारीगरों की ज़रूरत है। व्हाइट फेदर एस्टेट के पास साम्राज्य के सबसे बेहतरीन मानव संसाधन हैं, लेकिन अब मौजूदा हालात के हिसाब से योजना का कोई भी चरण हो, हमें सबसे पहले व्हाइट फेदर एस्टेट की समस्या का समाधान करना होगा। सिकाली बहुत मुश्किल इंसान है, लेकिन मैंने उससे संपर्क करना शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपना लक्ष्य हासिल कर पाऊंगा। चेन रूई ने कुछ देर सोचा और कहा, दरअसल मैं इस बार डार्क मून से सबसे ज़रूरी योजना के लिए निकला हूँ। अगर यह योजना कामयाब रही तो डार्क मून इस युद्ध में सच्ची जीत हासिल कर पाएगा। सच्ची जीत? जॉर्ज चौंका। तुम्हारा मतलब है? चेन रूई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तब तक साम्राज्य पर एक रीजेंट के बजाय एक वास्तविक महारानी का शासन होगा। जॉर्ज ने गहरी सांस ली, लेकिन फिर शांत हो गया। मैं पहले आपकी योजना सुनना चाहता हूँ। चेन रूई ने जब संक्षिप्त रूप से रफ फ्रेमवर्क समझाया तो जॉर्ज की आंखें और भी ज्यादा चमकने लगीं। वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। तो मैं वॉरलॉक किले में तैयार रहूंगा और तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। जॉर्ज के चेहरे पर अचानक चिंता के भाव उभर आए। मुझे अब सिर्फ एक ही बात की चिंता है। चेन रूई ने धीरे से आह भरी, मैं भी चिंतित हूँ। मैडम रेड ड्रैगन ग्लोरिया ने अजीब तरीके से पूछा, आप किस बारे में चिंतित हैं? समय, अंधकार में चंद्रमा। चेन रूई और जॉर्ज ने एक साथ बात की। हालांकि दोनों के जवाब अलग अलग थे, लेकिन उनका मतलब एक ही था। इस समय दूसरी तरफ डार्क मून एस्टेट ने आखिरकार सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत की। रीजेंट ऑब्सीडियन के नेतृत्व में शक्तिशाली सेना ने टाउन मोडो और ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट को पार करते हुए दक्षिण की ओर प्रस्थान किया और मूनलाइट किले के सामने डार्क मून की रक्षा की पहली पंक्ति तक पहुंच गई। क्या चेन रूई सिकाली को अपना पक्ष बदलने के लिए राजी कर पाएगा? डार्क मून एस्टेट की सीमा, चांदनी किला। राजधानी की गठबंधन सेना दूर से उस किले को घूर रही थी जो मध्यरात्रि सूर्य के युग से अस्तित्व में था।
10 लाख सैनिकों की अवधारणा क्या थी? किले पर खड़े होकर बाहर देखने पर आपको अंतहीन काले चौकोर आकार दिखाई देते थे जो पूरी जमीन को ढंक रहे थे। भले ही मूनलाइट किले के रक्षक सैनिक अच्छी तरह प्रशिक्षित थे और उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी, फिर भी दर्जनों गुना बड़े दुश्मन का सामना करते समय वे अनिवार्य रूप से तनाव महसूस करेंगे। यदि दुश्मन अपनी पूरी ताकत से कुचल दे तो शायद डार्क मून आर्मी को पूरी तरह से नुकसान होगा। दुश्मन ने अभी तक हमला नहीं किया था, लेकिन डार्क मून के लगभग हर रक्षक सैनिक का दिल भारी था। उनकी हथेलियां पसीने से तर थीं। वे और भी तनावग्रस्त हो गए थे, मानो कोई धनुष भारी दबाव में कभी भी टूट सकता हो। बेशक कुछ व्यक्तिगत अपवाद भी थे, जैसे काले रंग के कपड़े पहने एक चपटी छाती वाली महिला सबसे ऊंचे अवलोकन मंच पर खड़ी थी। इतना सारा पैसा! लड़की उस अंतहीन दुश्मन को देखते हुए उस कीमत के बारे में सोच रही थी जो मालिक ने दुश्मन को खत्म करने के लिए देने का वादा किया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने जमीन पर अनगिनत काले क्रिस्टल सिक्के देखे हों। उसकी आंखें हरी रोशनी में चमक रही थीं। अगर मैं उड़कर भीड़ पर कुछ ब्लैक ड्रैगन तोपें दाग दूं तो क्या मैं बहुत पैसा कमाऊंगा? नहीं ओलिफियस, इस तरह का युद्ध क्षेत्र मामूली नहीं होता। एक सच्ची कुलीन सेना की ताकत को कभी कम मत आंको। इस बार सेनापति एथेना बोली, अगर तुम सचमुच ऐसा करना चाहते हो तो भले ही तुम थोड़ा पैसा कमा लो, लेकिन तुम्हारे पास उसका आनंद लेने के लिए जीवन नहीं बचेगा। क्या ऐसी कोई चीज़ है? ओलिफियस हैरान रह गया। मैं इन साधारण लोगों से भी नहीं निपट सकता। बिल्कुल नहीं, एक गंभीर आवाज़ सुनाई दी। ये लोकी था। वह कभी ब्रोक का सबसे काबिल आदमी और डार्क शैडो साम्राज्य के जर्गल किले का उपसेनापति था। लोकी किले की रक्षा में अनुभवी था और इस बार रक्षा रणनीतिकार अधिकारी बना। एथेना पहले से ही रक्षा में माहिर थी, क्योंकि उसे यह उसके पिता जनरल जॉर्ज से विरासत में मिली थी। लोकी की सहायता के साथ इसे डार्क मून की सबसे मजबूत कमान माना जाता था। साधारण वर्ग की सेना ठीक है, राजधानी की कुलीन सेना के पास इन शक्तिशाली शक्तियों से निपटने के लिए विशेष जादुई टैटू सक्रिय करने, जीवन क्षमता का उपभोग करने और एक निश्चित संयुक्त विशेष जादुई चक्र को सक्रिय करने के साधन हैं। ये जादुई चक्र उच्च स्तरीय शक्तिशाली शक्तियों को नियंत्रित और विलंबित कर सकता है। जितने अधिक लोग होंगे उतनी ही अधिक शक्ति होगी। एक बार जब मैडम ओलिफियस को नियंत्रित कर लिया जाता है और एक दानव अधिपति, जिसकी शक्ति मैडम के समान है, घात लगाता है तो मैडम के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। नेस्टा ने आगे कहा, यह तरीका अजेय नहीं है, इसकी भी बड़ी सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए, वह समय जब जादुई छाया सेना पर घात लगाकर हमला किया गया था और हेड्स हाइड्रा सेना पर अग्नि का हमला हुआ था, फिर भी अंत में उनका सफाया हो गया। दरअसल यह मानव जगत की युद्ध रणनीति की नकल है। मानव जगत की मानव युद्ध शक्ति आमतौर पर हम राक्षसों से कम होती है। यही बात उच्च स्तरीय महाशक्तियों पर भी लागू होती है। हालांकि उनका स्वरूप बहुत रहस्यमय है, जो दानव लोक से कहीं अधिक शक्तिशाली है। कभी कभी वे अपनी आक्रामक और रक्षात्मक शक्ति को कई गुना बढ़ा भी सकते हैं। इस संबंध में हमें हर बार मनुष्यों से लड़ते हुए बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। बाद में दानव लोक ने भी इस प्रकार के स्वरूप का अध्ययन करना शुरू कर दिया, जैसे कि जादुई छाया सेना का मेरा जादुई छाया प्रभार और अन्य। हालांकि दानव लोक की इसमें थोड़ी उपलब्धि है, फिर भी यह मानव जगत के स्तर से बहुत नीचे है। केवल कुछ ही वास्तव में विशिष्ट सेनाएं महाशक्तियों से मुकाबला करने की क्षमता रखती हैं। राजधानी गठबंधन सेना के शक्तिशाली लोग भी जल्दबाजी में हमला करने को तैयार नहीं हैं। उन्हें रोके जाने और हमला किए जाने का भी डर है। उदाहरण के लिए, अगर दुश्मन दानव अधिपति की चरम अवस्था में है तो भले ही पगलियो यहाँ न हो, जब तक दानव अधिपति जादुई घेरे या हमारे सैनिकों द्वारा नियंत्रित है, तब तक ओलिफियस भी प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से घायल कर सकता है या मार भी सकता है। एथेना ने 2 वाक्य छोड़ दिए। उच्च स्तरीय शक्तिशाली लोग दुर्लभ संसाधन होते हैं और उन्हें कभी भी तोप के चारे के रूप में आसानी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। शतरंज का मोहरा जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उतना ही ज़रूरी है कि उसका इस्तेमाल सिर्फ तभी किया जाए जब वह महत्वपूर्ण हो। ओलिफियस ने सिर हिलाया, मानो वह समझ गई हो, लेकिन उसके बगल में खड़े सभी लोगों को समझ आ गया था कि वे अब केवल 1 या 2 शक्तिशाली शक्तियों के साथ इस स्तर और पैमाने के युद्ध में आसानी से किसी को नहीं मार सकते और पूरे युद्ध पर हावी नहीं हो सकते। बेशक एक पावरहाउस तो पावरहाउस ही होता है। अगर उसे सबसे उपयुक्त मौके पर तैनात किया जाए तो वह अब भी बड़ी भूमिका निभा सकता है और हालात को पलट भी सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चूंकि मूनलाइट किले के सामने का इलाका पूरी तरह समतल नहीं था, इसलिए राजधानी की सेना हमला करने के लिए उत्सुक नहीं थी। वह अभी भी बड़े पैमाने पर हमले के लिए अपनी संरचना को और समायोजित कर रही थी। ज्यादा लोगों का होना एक फायदे की बात थी, लेकिन दूसरी तरफ कमान संभालना भी ज्यादा मुश्किल था, खासकर लॉर्ड्स की सेनाओं के लिए। फ्रंट कमांडर गैरेंट ने तुरंत संदेशवाहक के जरिए हुक्म दिया, दक्षिणपंथी सेना तेजी से आगे बढ़ो। सामने की सेना आयुध ब्रिगेड तुरंत दूरी को मापें और जादुई क्रिस्टल तोप को खड़ा करने के लिए तैयार हो जाएं।
गोब्लिन सेना, इकट्ठा हो जाओ और गुलेल का निरीक्षण करो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही गठबंधन सेना ने जादुई क्रिस्टल तोप स्थापित करना शुरू किया, मूनलाइट फोर्ट्रेस शहर की दीवार से अचानक लाल रोशनी के कई गुच्छे निकले और फिर जमीन जोर से कांपने लगी। धमा धमा धमा। इस भयानक शक्ति के प्रभाव से अग्रिम पंक्ति में रखे कुछ गुलेल और जादुई क्रिस्टल तोपें चकनाचूर हो गईं। इतना ही नहीं, पल भर में अग्रिम पंक्ति की सेना की संरचना में कई बड़े छेद हो गए। इस बमबारी में कम से कम 2000 सैनिक मारे गए। डार्क मून की जादुई क्रिस्टल तोप। गैरेंट दंग रह गया। शूटिंग रेंज इतनी दूर है, इतनी शक्तिशाली, ये कैसी जादुई क्रिस्टल तोप है? राजधानी द्वारा लाई गई जादुई क्रिस्टल तोप पहले से ही दानव क्षेत्र में सबसे उन्नत है और मैकेनिक मास्टर द्वारा इसमें और भी सुधार किया गया है। इस स्थिति में स्थापित होने का अर्थ है शूटिंग रेंज का लाभ उठाकर सबसे पहले मूनलाइट किले पर एक शक्तिशाली प्रहार करना और उन्हें रोकना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डार्क मून की जादुई क्रिस्टल तोप के सामने ये लाभ नुकसान में बदल जाएगा। डार्क मून को इतना भयानक हथियार कैसे मिला? जादुई क्रिस्टल तोपों की इस बमबारी से प्रभावित होने वाली सभी संरचनाएं स्तब्ध रह गईं। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ है, तो वे अफरा तफरी में डूब गईं। अग्रणी सेना, तुरंत 100 मीटर पीछे हटो। अपनी संरचना बनाए रखो। घबराओ मत, गैरेंट चिल्लाया और हेरल्ड ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। लेकिन सामने की सेना का एक बड़ा हिस्सा लॉर्ड्स की सेना थी। वे राजधानी की सेना से कहीं कम प्रशिक्षित थे। खासकर जब मूनलाइट किले पर दूसरी जादुई क्रिस्टल तोपों की बमबारी शुरू हुई तो वे हताश होकर पीछे हट गए। पीछे की सेना पीछे हटने में असमर्थ थी और उसे कुचल दिया गया। अगर गैरेंट ने कानून प्रवर्तन दल को संरचना में गड़बड़ी करने वाले कुछ सैनिकों को मारने का आदेश देने का निर्णायक निर्णय नहीं लिया होता तो सामने की सेना की संरचना लगभग ध्वस्त हो जाती। इसके विपरीत राजधानी की सीधी सेना काफी शांत थी। उन्होंने अपनी स्थिति बनाए रखी और अंततः सुरक्षित स्थान पर वापस लौट गए। जादुई क्रिस्टल तोप की 2 चरणीय बमबारी ने डार्क मून के दबे हुए मनोबल को फिर से जगा दिया। मूनलाइट किले से उत्साह की आवाज आए। अब तुम्हें पता चल गया है कि डार्क मून कितना शक्तिशाली है। राजधानी के इन पोतों की मूर्खता तो देखो। जनरल सही कह रहे हैं, ये तो बिना चरवाहे की भीड़ें हैं। इतने सारे लोगों का क्या फायदा? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सैनिकों को फिर से तरोताज़ा देखकर एथेना और सेनापतियों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उन्होंने अपनी चौकसी कम करने की हिम्मत नहीं की। जादुई क्रिस्टल तोप सर्वशक्तिमान नहीं थी। इसकी मारक क्षमता अपेक्षाकृत निश्चित थी। खास तौर पर ये दुश्मनों पर नज़दीकी से हमला करने में असमर्थ थी। हालांकि यह उन्नत जादुई क्रिस्टल तोप शक्तिशाली थी, लेकिन इसका ठंडा होने का समय भी लंबा था, जिसका मतलब था कि वे लगातार प्रभावी हमले नहीं कर सकते थे। केंद्रीय सेना के तंबू की पहाड़ी पर दूर से ये दृश्य देखते हुए ओब्सीडियन की भौहें तन गईं। डार्क मून की जादुई क्रिस्टल तोप अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली है, लेकिन ज्यादातर खोए हुए सैनिक लॉर्ड्स की गठबंधन सेना के थे, जिन्हें मूल रूप से तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना थी। आखिरकार अपनी टुकड़ी में वापस आकर गैरेंट को एहसास हुआ कि उसकी सेना का मनोबल गिर चुका है। जादुई क्रिस्टल तोप से प्रतिद्वंद्वी पर वार करने की उसकी रणनीति स्पष्ट रूप से बेकार थी, लेकिन पूरी लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। गैरेंट ने अपनी ताकत जुटाई और चिल्लाया, क्या तुमने उस पार का छोटा सा किला देखा? क्या तुमने कमजोर दीवारें देखीं? डार्क मून के विद्रोही उनके पीछे छिप गए और कांप गए। वे सिर्फ इसलिए छिप सकते हैं क्योंकि हमारी अपार शक्ति के सामने कोई भी योजना बस एक शक्तिहीन चाल है। हम में से हर एक का एक कदम इस किले को जमीन पर गिराने के लिए काफी है। गठबंधन सेना के सैनिकों, मुझे बताओ, रॉयल हाइनेस रीजेंट से कहो जो हमें पीछे से देख रहे हैं, क्या तुम इस छोटे से किले को समतल कर सकते हो? हाँ हाँ हाँ। गैरेंट के प्रोत्साहन से अग्रिम सेना का गिरा हुआ मनोबल फिर से बढ़ गया। वे जमीन पर उतरे और अपनी ढालों पर हथियार चलाए। पूरे युद्धक्षेत्र में इसकी गूंज सुनाई दी जो अद्भुत थी। ओब्सीडियन ने सराहना की और हल्के से सिर हिलाया। इस तरह की हलचल ने मूनलाइट किले के रक्षक सैनिकों को थोड़ा चौंकाया, लेकिन जल्द ही मूनलाइट किले से एक तेज आवाज आई। ये और भी अजीब लग रही थी। खेलहाउंड की भौंक। भौंकना। दोनों तरफ के सैनिक एक साथ अचंभित रह गए। यह क्या है? जब उन्होंने ध्यान से सुना तो यह भौंकने की आवाज थोड़ी अस्पष्ट थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें बोलती हुई आवाजें मिली हुई हों। सभी सुन सकते थे कि ये दरअसल गैरेंट के मनोबल बढ़ाने वाले शब्द थे। लय और स्वर आश्चर्यजनक रूप से एक जैसे थे। काटने वाले कुत्ते भौंकते नहीं। डार्क मून के योद्धाओं, क्या हम इन कुत्तों से डरते हैं जो सिर्फ भौंकते हैं? नरक के कुत्ते के भौंकने के बाद एक आदमी की गरजने की आवाज आई। नहीं, हंसी के बीच मूनलाइट किले से एक और भी अच्छी आवाज आई। एथेना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रोमन वाकई कमाल का है। उसकी गैगिंग वाली शरारत ने दुश्मन की गति को कम कर दिया। गैरेंट क्रोधित तो हुआ, लेकिन उसने अपना चेहरा सख्त बनाए रखा और हमले का आदेश दिया। पहली और दूसरी सेना हमला करने के लिए स्तंभों में बदल जाएं।
दूरी बनाए रखें। प्रतिद्वंद्वी की जादुई क्रिस्टल तोप से न डरें। जब तक हम शूटिंग रेंज से आगे निकल जाएंगे, जादुई क्रिस्टल तोप बेकार रहेगी। आगे बढ़ो और बचने का मौका है। क्रेडिट मिलेगा, इनाम मिलेगा, पीछे हटने पर ही कोई रास्ता निकलेगा। कानून प्रवर्तन दल ध्यान दे, बिना किसी अपवाद के डरपोक तरीके से पीछे हटने वालों का सिर कलम कर दो। पहली और दूसरी दोनों सेनाएं लॉर्ड्स की सेना से बनी थीं। कई लॉर्ड्स जानते थे कि वे तोपों का चारा हैं, लेकिन वे लाचार थे। गैरेंट ने पीछे हटने वालों का सिर काटने का आदेश दिया था। इसके अलावा रीजेंट ऑब्सीडियन पीछे से देख रहा था। वे बस दांत पीसकर सेना को आगे बढ़ा सकते थे। इस बीच सैनिकों को कोई खास डर नहीं लगता था, चाहे वे इंसान हो या राक्षस। जब वे एक बड़ी टीम में शामिल होते थे तो वे आसानी से उस माहौल से प्रभावित हो जाते थे। खासकर जब उन्हें किसी उत्साहवर्धक उत्तेजना से प्रेरित किया जाता था तो उनमें एक अजेय भावना विकसित हो जाती थी। इसे सैन्य मनोबल कहते थे। मार डालो। दो चौकोर संरचनाएं स्तंभों की एक श्रृंखला में बिखर गईं। उड़ती धूल में एक जोरदार चीख के साथ मूनलाइट किले की ओर दौड़ी। शुरू हो गया है, ऑब्सीडियन ने अपनी शांत आंखों में थोड़ी उत्सुकता के साथ कहा। अगर डार्क मून को एक ही झटके में खत्म कर दिया जाए तो न सिर्फ उसकी सबसे बड़ी मुसीबत दूर हो जाएगी, बल्कि पिछली मुश्किलें भी हल हो जाएंगी। आखिरकार यह शुरू हो गया है, शिया ने डार्क मून सिटी के महल में यही कहा जब वह चुपचाप क्रिस्टल बॉल को देख रही थी। जादुई क्रिस्टल तोप की टीम 1 लॉन्च। जादुई क्रिस्टल तोप की टीम 2 लॉन्च। एथेना के आदेश पर कई हल्के गोले समूह में छूटकर युद्धभूमि में गिरे। कई विशाल गड्ढे दिखाई दिए। शक्ति क्षेत्र में मौजूद सैनिक तुरंत ही बारूद में बदल गए। आसपास कई लोग टूटे हुए अंगों के साथ खड़े थे। यह एक भयानक दृश्य था। फिर भी बाकी सैनिक चिल्लाते और मारकाट करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। चून की सेना बिखरी हुई थी, इसलिए हताहतों की संख्या पहले की तुलना में बहुत कम थी। जादुई क्रिस्टल तोप जितनी ज्यादा शक्तिशाली होगी, ठंडा होने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। गैरेंट ने पिछले 2 प्रक्षेपणों के दौरान मूनलाइट फोर्ट्रेस की जादुई क्रिस्टल तोप के ठंडा होने के समय की सटीक गणना की थी। चून की प्रतिद्वंद्वी की जादुई क्रिस्टल तोप अभी प्रक्षेपित हुई थी, इसलिए वह निश्चित रूप से अनुपयोगी होगी। वह इस अवसर का उपयोग एक अधिक शक्तिशाली सेना को भेजने के लिए कर सकता था। जादूगर सेना, गति बढ़ाने वाला जादू। तीसरी सेना संरचना और दानव सुसज्जित सेना, आक्रमण करो। इस दौर की युद्ध शक्ति पहले दौर से ज्यादा मजबूत थी। दानव सज्जित सेना घेराबंदी की सीढ़ियों और बड़ी ढालों से सुसज्जित थी जो दुश्मन के तीरों का प्रभावी ढंग से प्रतिरोध कर सकती थी। गति जादू के साथ, जो कम गतिशीलता की कमजोरी की भरपाई करता था, ये सेना घेराबंदी और नज़दीकी युद्ध के लिए एक शक्तिशाली हथियार साबित हुई। जैसे ही तीसरी सेना और दानव सज्जित सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, चांदनी किले की दीवार से कई सफ़ेद रोशनियां फूट पड़ीं। अगर पिछली लाल ज्वाला वाली जादुई क्रिस्टल तोप एक परवलयिक गोला थी, तो प्रकाश की यह सफ़ेद किरण एक सीधी रेखा थी जो किसी विनाशकारी महातलवार की तरह दुश्मन की सेना को सीधे चीर रही थी। ये धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही थी। चून की रास्ते में दुश्मन सेना के पास प्रतिरोध करने या बचने का समय नहीं था, वे कणों में टूटकर बिखर गए। दूसरे दौर में आक्रमणकारी सेना से कई पंखेनुमा आकृतियां साफ हो गईं। धिक्कार है, गैरेंट को उम्मीद नहीं थी कि डार्क मून के पास एक और जादुई क्रिस्टल तोप होगी, और यह भी उतना ही भयानक था। उसने सोचा था कि इस लड़ाई का डार्क मून जरूर कड़ा प्रतिरोध करेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रतिरोध वास्तव में उससे कहीं ज्यादा मजबूत होगा। मूनलाइट किले को छूने से पहले ही उसके पक्ष को बहुत नुकसान हो चुका था। वैसे भी कोई रास्ता नहीं था, वह जरा भी हिचकिचा नहीं सकता था। हालांकि जादुई क्रिस्टल तोपों ने कई सैनिकों को मार गिराया, जैसा कि गैरेंट ने अनुमान लगाया था, लेकिन एक बार जब वे शूटिंग रेंज पार कर गए तो वे बेकार हो गए। गठबंधन सेना, जो मृत्यु रेखा पार कर चुकी थी, आक्रामक रूप से किले की ओर बढ़ी। यद्यपि रास्ते में जादुई जाल और जादुई घेरे ने भूमिका निभाई, लेकिन वे एक पल में ही भारी संख्या में लोगों के सामने आ गए। लोकी ने शांति से दुश्मन को आते देखा और चुपके से दूरी का अंदाजा लगाया। अपने हाथ में लंबी तलवार तानते हुए दूत ने तुरंत संकेत भेजा। शहर की दीवार के पीछे धनुर्धारियों की कई कतारें अपने धनुषों को एक साथ खींचकर हवा में तीर चलाने लगीं। चेन रूई के आविष्कार अंगूठे की अंगूठी से सुसज्जित होकर इन धनुर्धारियों ने तेजी से तीर चलाए। किले के ऊपर से तीरों की वर्षा छिटक रही थी। इस तरह के एक तरफा प्रहारों के बीच अग्रिम मोर्चे पर खड़ी राजधानी गठबंधन सेना एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़ी। किले की दीवार पर कई सुंदर महिला आकृतियां दिखाई दीं। हर एक के हाथ में धनुष और विशाल तरकश थे। यहाँ सुंदर शब्द ऊपरी शरीर के लिए था, निचले शरीर को केवल लचीला ही कहा जा सकता है। मेडुसा योद्धा। मेडुसा का यह समूह मूल रूप से चंद्र छाया सेना का सदस्य था। इस बार उन्हें यहाँ स्थानांतरित किया गया था। लोकी के चिल्लाने पर हल्के कवच पहने मेडुसा ने अपने धनुषों को एक समान गति से खींचा। उन्होंने लक्ष्य पर निशाना साधा और वार किया।
मेडुसा का निशानेबाजी कौशल दानव लोक में सर्वश्रेष्ठ में से एक था। खासकर शैतानी फल से उन्नत होने के बाद लगभग हर तीर एक जान ले सकता था। हालांकि गठबंधन सेना में बड़ी संख्या में लोग थे और कई लोग बाणों की वर्षा के बीच शहर की दीवार के पास पहुंच गए थे। दानव सज्जित सेना ने ढाल और भारी कवच के बल पर कई बाणों को रोक लिया। एक के बाद एक घेराबंदी की सीढ़ियां स्थापित की गईं और शहर की दीवार पर खड़ी होने वाली थीं। अचानक जमीन पर अनगिनत विशाल कांटों वाली हरी लताएं उगईं। ये भयानक पौधे आपस में गुथे हुए थे, विशालकाय सांपों की तरह तेजी से बढ़ और फैल रहे थे। उन्होंने घेराबंदी की सीढ़ी और दुश्मन को आपस में उलझा लिया। ये बेलें शक्तिशाली थीं और कुछ विशेष गुणों से युक्त प्रतीत होती थीं। अगर उलझे हुए दुश्मन घेराबंदी की सीढ़ी की तरह टूट भी ना पाते तो भी वे जल्द ही प्रतिरोध खो देते और गला घोंटकर मार दिए जाते। गठबंधन सेना को इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि इस प्रकार के भयावह संयंत्र का कटा हुआ हिस्सा अभी भी पुनर्जीवित हो सकता है, मानो वह अंतहीन हो। संरक्षक बेलें बड़े सुरक्षात्मक पौधे। विशेषताएं: पुनर्जनन, प्रगाढ़ बेहोशी और संयम। ये बोने के 10 सेकंड बाद अंकुरित होना शुरू हो जाता है। इसे परिपक्व होने में 24 घंटे लगते हैं। ये किसी भी प्रकार की मिट्टी में उग सकता है। ये स्वचालित रूप से शत्रु जीवों पर हमला करता है और शत्रुतापूर्ण हमले की तीव्रता को समायोजित किया जा सकता है। क्या डार्क मून अपने पास मौजूद सभी उन्नत हथियारों के साथ इस युद्ध को जीत पाएगा? चेन रुई ने डार्क मून छोड़ने से पहले मूनलाइट किले की दीवारों पर बड़ी संख्या में गार्जियन वाइन के बीज बोए थे। अब वे एक आश्चर्यजनक कारक के रूप में प्रकट हुए, जिसके अप्रत्याशित परिणाम सामने आए। संरक्षक लताओं की सहायता और मेडुसा तथा अन्य धनुर्धारियों के शक्तिशाली प्रहारों से सभी निकटवर्ती शत्रु सेनाएं नष्ट हो गईं। कई सैन्य टुकड़ियों और दानव सज्जित सेना को भारी क्षति पहुंची। उनकी प्रगति की गति अनायास ही धीमी हो गई। राजधानी गठबंधन सेना की अग्रिम पंक्ति का कमांडर गेरांट थोड़ा भद्दा लग रहा था। वह बिना सिर घुमाए ही दूर से केंद्रीय सेना के विशाल तंबू से आती हुई गुस्से भरी निगाहों को महसूस कर सकता था। युद्ध समाप्त होने से पहले ही हताहतों की संख्या अनुमान से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। दुश्मन को केवल कुछ ही नुकसान हुआ क्योंकि उसकी तरफ से आ रहे तीरंदाजों ने मुट्ठी भर सैनिकों को ही मार गिराया। दृश्यात्मक अनुमान के अनुसार युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या हजारों में थी। गैरेंट ने मन ही मनाह भरी। दरअसल इस बार उसकी कमान में कोई गलती नहीं थी, लेकिन डार्क मून ने गठबंधन सेना में बहुत ज्यादा अचानक बदलाव ला दिए। ये अचानक बदलाव आकस्मिक नहीं बल्कि अपरिहार्य थे। डार्क मून की तो बात ही छोड़िए, मेरे सामने का किला आसानी से नहीं हराया जा सकता। हालांकि वर्तमान बाधाओं का सामना करते हुए सेना के लिए मूनलाइट किले पर विजय प्राप्त करना कोई समस्या नहीं है। बात बस इतनी है कि रॉयल हाइनेस ऑब्सीडियन ने एक बार कहा था, या तो हम युद्ध नहीं करेंगे या फिर प्रचंड गति से दुश्मन का सफाया कर देंगे। हताहतों की संख्या और युद्ध की परिस्थितियां अब बहुत अप्रत्याशित हैं। ये रॉयल हाइनेस रीजेंट की प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर हम तब तक किले को ध्वस्त भी कर देते हैं तो भी गठबंधन सेना के फ्रंट कमांडर और डिप्टी कमांडर के रूप में अपना पद बचाए रखना मुश्किल होगा। हालांकि गैरेंट ने जल्दी से इन विचलित करने वाले विचारों को दूर कर दिया और अपना ध्यान युद्ध के मैदान पर केंद्रित कर दिया। वह एक सैनिक था। युद्ध के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं युद्ध के मैदान में दुश्मन को हराने की पूरी कोशिश करूंगा। चौथी टुकड़ी भेजने के लिए तैयार हो जाओ। रक्तध्वज सेना, शारो सेना, तैयार रहो। संदेशवाहक, तुरंत केंद्रीय सेना के तंबू में जाकर रॉयल हाइनेस रीजेंट को रिपोर्ट करो और युद्ध को शीघ्रता से सुलझाने के लिए फ्लाइंग क्लाउड सेना को भेजने का अनुरोध करो। पहली सेना की सभी मुख्य सेनाओं को भेज दो। साथ ही हवाई सहायता का अनुरोध भी करो। इस बार गैरेंट पूरी ताकत से लड़ रहा था। वह कम से कम समय में मूनलाइट किले की सुरक्षा को भेदना चाहता था। दूत का अनुरोध तुरंत गठबंधन सेना के केंद्रीय कमांडर के तंबू तक पहुंच गया। ऑब्सीडियन ने व्यंग्य किया, उड़ते बादलों की सेना। मुझे डर है कि यह काफी नहीं है ना? ड्रैगन राइडर सेना को भी क्यों न भेज दिया जाए? इन सबसे मजबूत हवाई सेना के समर्थन के साथ मैं देखना चाहता हूं कि सर डिप्टी कमांडर को इस छोटे से किले को गिराने में कितना समय लगेगा। ऑब्सीडियन अपने दिल में साफ जानता था कि गैरेंट की कमान कोई बड़ी समस्या नहीं थी। बस ऑब्सीडियन ने अभियान से पहले ही सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह इस बार डार्क मून का सफाया करने के लिए सेना भेजेगा। अभी तो बस पहला चेक पॉइंट मूनलाइट फोर्ट्रेस था, लेकिन दीवारों पर चढ़ने से पहले ही वे इतने सारे सैनिक हो चुके थे। उनमें से ज्यादातर लॉर्ड्स की सेना थी। चाहे वह रीजेंट के रूप में उसकी प्रतिष्ठा हो या लॉर्ड्स के सामने उसका हिसाब, इसे सही ठहराना नामुमकिन था। इसलिए इस जिम्मेदारी को उठाने वाला कोई तो होना ही चाहिए। अगर शिया होती तो वह जिम्मेदारी लेने की पहल करती, लेकिन ऑब्सीडियन शिया नहीं था। उसे तो बस अपनी प्रतिष्ठा चाहिए थी, इसलिए बलि का बकरा सिर्फ गैरेंट ही हो सकता था। शहर पर हमला करने वाली 3 सैन्य टुकड़ियों और दानव सज्जित सेना ने शहर की दीवार पर चढ़ने की कई नाकाम कोशिशों के बाद अचानक अपना हमला धीमा कर दिया।
इसी समय चांदनी किले के रक्षकों ने दूर आसमान में अनगिनत घने काले धब्बे देखे। दुश्मन की हवाई सेना। एथेना की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, उनमें से बहुत सारे हैं। ये है उड़ते बादलों की सेना। नेस्टा राजधानी की सेना से सबसे ज्यादा परिचित था। उसे घूरते हुए उसने कहा, अरे नहीं, पीछे। उन्होंने तो ड्रैगन राइडर सेना भी भेज दी। फ्लाइंग क्लाउड लीजन एक वायु सेना थी जिसमें बड़ी संख्या में राक्षसी जानवर शामिल थे, जिनमें मुख्य रूप से उत्परिवर्तित ग्रिफिन शामिल थे। इनकी संख्या 5000 से ज्यादा सवारों की थी। उनके पास उत्कृष्ट युद्ध कौशल थे और वे घेराबंदी में कुशल थे। ड्रैगन राइडर लीजन एक ड्रैगन सवार था जो वाइवन पर सवार था। 1500 सवारों की युद्ध क्षमता बहुत मजबूत थी। एथेना ने भौहें चढ़ाईं और कहा, वाइवन सेना पीछे पहाड़ पर खड़ी है। हमारे वाइवन दुश्मन जैसे ही हैं, लेकिन ग्रिफिन के पास केवल 1000 सवार हैं, जो संख्या के लिहाज से बिल्कुल नुकसानदेह है। नेस्टा ने सिर हिलाया। ड्रैगन राइडर लीजन के कमांडर का नाम सालगर है, जो जादू और मार्शल आर्ट में माहिर है। वह दानव अधिपति के शुरुआती चरण में है। उसका चरित्र हिंसक है और उसकी युद्ध शक्ति प्रबल है। फ्लाइंग क्लाउड लीजन के कमांडर का नाम रोमेटी है, जिसकी शक्ति का स्तर मेरे जैसा ही है। वह काफ़ी षड्यंत्रकारी है और उससे निपटना बहुत मुश्किल है। उसके अधीन एक बहुत शक्तिशाली मैंटिकोर टीम भी है। तुम इतना क्यों बोल रहे हो? एक दृढ़ आवाज़ ने कहा, इन लोगों को मेरे पास छोड़ दो। जैसे ही एथेना और बाकी लोगों ने अपना सिर घुमाया, उन्हें उस खूबसूरत लड़की की दृढ़ आंखें और दृढ़ भाव दिखाई दिए। सबसे दृढ़ उसका स्वर था, एथेना, मेरे लिए पैसे गिनना याद रखना। इस वाक्य ने एथेना को अवाक कर दिया, लेकिन वह अब भी इस सच्चाई से वाकिफ थी कि अगर भारी इनाम हो तो साहसी ड्रैगन जरूर मिलेंगे। उसने सिर हिलाया, तो फिर तुम पहले लड़ो। वाइवन लीजन जल्द ही यहाँ आ जाएगा। वायुसेना से निपटना मुश्किल है, मैं इसकी कीमत दोगुनी कर दूंगी। लड़की का शांत भाव अचानक एक खुशनुमा मुस्कान में बदल गया। उसने एथेना का हाथ थाम लिया। एथेना, मुझे पता है तुम सबसे अच्छी हो। सावधान रहो। एथेना जानती थी कि ओलिफियस बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके दुश्मन भी बहुत थे। दानव अधिपति भी था, जिसे मिस ब्लैक ड्रैगन अकेले नहीं संभाल सकती थी। ज्यादा क्रेडिट के लिए लालची मत बनो। याद रखना कि काले रंग के सवार हमारी तरफ हैं, उन्हें आपस में मत मिलाओ। पगलियो, कृपया तुरंत पीछे वाले पहाड़ पर चले जाओ। अगर तुम गलत तरफ से हमला करोगे तो तुम्हारे पैसे कट जाएंगे। अगर तुम सचमुच नहीं टिक सकते तो मैं पहले पीछे वाले पहाड़ पर जाऊंगा। उस समय शायद मैं छोटी बेटी की खातिर तुम्हारी जान बचा लूं। पगलियो, जो पहले कभी नहीं बोला था, शराब की बोतल पकड़े हुए बोला। उस सहज भाव से उसे दूर आकाश में धीरे धीरे बढ़ते काले धब्बों की कोई परवाह नहीं थी। पहले ओलिफियस मास्टर पॉइजन ड्रैगन का बस एक बुरा सपना था। पैग्लियो उस दैवीय पीछा करने की तकनीक के कारण सचमुच तनाव में था। लिटिल बेटी के बंद दरवाजों के पीछे प्रशिक्षण के बाद से मेरा सुखी जीवन दुर्लभ है, लेकिन इस मिस कंजूस के पंजों में ये बर्बाद हो गया है। मुझे दावत मिलने से पहले ही हर तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लिटिल बेटी और ओलिफियस का रिश्ता अच्छी बहनों और साथियों की तरह और भी गहरा होता जा रहा है। उनके पीछे एक भयानक पागल औरत भी है। मास्टर पॉइजन ड्रैगन का जीवन भी उतना ही कड़वा है। अब जब मुझे यह मौका मिला है तो स्वाभाविक रूप से मुझे अपनी व्यक्तिगत शिकायतों का बदला लेना होगा। कहीं ऐसा न हो कि यह लड़की अब भी मुझे एक दरवाजे की चटाई समझे। मिस ब्लैक ड्रैगन ने मास्टर पॉइजन ड्रैगन को घूर कर देखा और उसे अनसुना कर दिया। इस बीच रोमन ने नेस्टा से फुसफुसाते हुए कहा, मैं उस रोमेटी से बाद में निपट लूंगा। ओलिफियस ने पेशेवर संदेह के साथ रोमन की ओर देखा। आप नेस्टा से पूछ रहे थे, क्या रोमेटी एक सुंदरी है? ये लड़की तो बहुत डरावनी है। कोई आश्चर्य नहीं कि पगलियो इसे दुश्मन जैसा समझता है। रोमन के पसीने छूट गए। उसने झट से बात बदल दी और हवा में उड़ते हुए राक्षसी जानवरों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये आ गए हैं। पूरे आकाश में उड़ते राक्षसी जानवर तेज गति से उड़ते काले बादल की तरह थे, जो लगभग दोनों चंद्रमाओं की रोशनी को ढक रहे थे। आकाश कोलाहल से भरा हुआ था। ऊपर उड़ने से पहले उन्होंने डार्क मून के रक्षकों पर भारी मनोवैज्ञानिक दबाव डाला था। वायुसेना के उदय ने राजधानी गठबंधन सेना का मनोबल आसमान छू लिया। गैरेंट ने तुरंत चौथी सेना इकाई और रक्तध्वज सेना को हमला करने का आदेश दिया। शहर की दीवार के सामने हमला अभूतपूर्व रूप से भयंकर होने लगा। गाजियन वाइन अब उन्हें दबाने में असमर्थ थी। पुनर्जनन की गति विनाश की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी और उनकी जीवन शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। दूर से ये दृश्य देखते हुए ओब्सीडियन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। खुफिया जानकारी के अनुसार डार्क मून की वायुसेना में अधिकतम 2000 सैनिक हैं। वह राजधानी के 7000 सैनिकों का मुकाबला कैसे कर सकती थी? जमीन पर 5 सैन्य इकाइयां थीं और 2 बड़ी सेनाएं भी। दोतरफा हमले के साथ मूनलाइट किले का ढहना समय की बात है। चांदनी किले के ऊपर आकाश में एक आकृति थी जो पल भर में काले बादल के काले धब्बे के सामने प्रकट हुई।
वह आकृति बिना किसी डर के ऊपर की ओर दौड़ी। काले बादल की तुलना में यह आकृति नगण्य थी। हालांकि आकृति के अंदर पहुंचने के बाद काला बादल एक विखंडित लहर की तरह फट गया। रास्ते में वाइवन और ग्रिफिन लगातार नीचे गिरते रहे। उनमें से अधिकांश इस आकृति से निकलने वाली सांस से भयभीत थे, इसलिए उन्होंने पास जाने की हिम्मत नहीं की। ड्रैगन राइडर लीजन का कमांडर सालगर बिना किसी कवच के एक उत्परिवर्तित वाइवरन राजा पर खड़ा था। उसने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक छोटी लड़की थी। वह उस पर सवार होकर उड़ गया और जादुई शक्ति का प्रयोग करते हुए चिल्लाया, इस औरत को मेरे हवाले कर दो। सब लोग किले पर हमला करो। आसपास के ड्रैगन सवारों ने आदेश सुना, कई टोलियों में बढ़ गए और मूनलाइट किले की ओर उड़ चले। पैसा कमाना ओलिफियस की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, इसलिए उसने सालगर पर ध्यान दिए बिना ड्रैगन सवारों का पीछा किया। वह वाइवन से कहीं ज्यादा तेज उड़ी। वह जहां भी जाती वाइवन बारिश की तरह बरसते। ये ड्रैगन सवार और वाइवन सभी सैलगर द्वारा प्रशिक्षित थे। ये देखकर कि लड़की उन्हें हर तरह से मार रही थी और कई लोगों को हताहत कर रही थी, वह क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका। उसके हाथों में कई लाल आग के गोले प्रकट हुए और वे ओलिफियस का ऐसे पीछा करने लगे मानो उनकी आंखें हों। ओलिफियस एक वाइवन के पंख को पकड़ रहा था जो मानो अचानक से पकड़ा गया हो। लगातार आग के गोलों के हमलों से उसकी पीठ जल गई। झटके और चिंगारियां छटने के बाद वाइवन, जिसके पंख फट गए थे, आग की लपटों में घिर गया। चीख पुकार के बीच वह सीधे नीचे गिर पड़ा और उसकी पीठ पर ड्रैगन सवार बैठा था। ओलिफियस ने सालगर को नहीं देखा। वह एक अन्य वाइवन के पास उड़ गई। सालगर की गति हमेशा थोड़ी धीमी रही थी। एक दर्जन सवारों को उस लड़की द्वारा कुचले जाते देखकर और वह उसे एक दानव अधिपति अनदेखा कर रही थी, वह और भी क्रोधित हो गया। उसके हाथों से एक के बाद एक जादू निकल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से वे व्यर्थ थे। सालगर ने जल्दी में एक श्रृंखलाबद्ध बिजली गिरा दी। परिणामस्वरूप ओलिफियस को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उसके बगल में खड़े दो वाइवन बिजली की चपेट में आकर मारे गए। ओलिफियस ने बेपरवाही से इन दोनों को उसकी ही वजह से गिन लिया। सालगर को गुस्सा आ गया। खुशकिस्मती से ओलिफियस जिस ड्रैगन सवार दल का पीछा कर रहा था वह बहुत तेज तर्रार था। वे मिस ब्लैक ड्रैगन को गोल घेरे में घुमाते हुए सालगर के सामने आने वाले थे, इस डर से कि रास्ते में उनका सिर कट जाएगा। जब सैलगर ने ओलिफियस को आखिरकार अपनी ओर आते देखा तो वह दहाड़ा और बार बार हाथ हिलाते हुए वायवन राजा से दूर हवा में उड़ गया। दूर से सवारों को सैलगर और ओलिफियस के आसपास के स्थान में केवल अजीबोगरीब बदलाव दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कांच के टूटे हुए टुकड़े एक विचित्र त्रिआयामी घन बना रहे हों जिसने उन दोनों को घेर रखा हो। अंदर की स्थिति बाहर से दिखाई नहीं दे रही थी और आवाज भी बंद हो गई थी, मानो हवा से एक पारदर्शी घन प्रकट हो गया हो। अंतरिक्ष शक्ति का क्षेत्र। ओलिफियस को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने इस अजीब जगह को देखा जो बाहर से पूरी तरह अलग थलग थी। अंदर हवा में अनगिनत पारभासी दर्पण तैर रहे थे। यह मेरी प्रतिभा और क्षेत्र से निर्मित अंतरिक्ष क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आपको शक्तिशाली मिश्रित जादू और यहाँ तक कि लंबे समय से लुप्त हो चुका अंतरिक्ष जादू भी देखने को मिलेगा। सलगर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने पहले भी दानव अधिपति के प्रतिद्वंद्वी के मध्यवर्ती चरण को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। भले ही तुम मुझसे थोड़े अधिक शक्तिशाली हो, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। ये तो बस जादू है, इतनी बकवास क्यों? मुझे पैसे कमाने से मत रोको। ओलिफियस की तिरस्कारपूर्ण अवमानना ने सालगर को क्रोधित कर दिया। उसके शरीर से अनगिनत लपटें फूट पड़ीं। उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। पल भर में बिजली, तूफान, लपटें, बर्फ और हिम ने पूरे क्षेत्र को भर दिया। जब ये जादू दर्पण से टकराकर अपवर्तित और परावर्तित हुए तो उनकी गति और परिमाण अचानक बढ़ गए। सभी जादू ओलिफियस की ओर बढ़ गए। धमाका धमाका धमाका, जोरदार धमाकों और धमाकों की आवाजें आईं। एक आकृति बाहर निकली और सालगर को मुक्का मारा। मुक्का सालगर को लगा और वह अचानक चकनाचूर हो गया, लेकिन टूटा हुआ शीशा तो बस एक शीशा था। तुम सचमुच मेरे जादू का सीधा सामना कर सकते हो। तुम सचमुच दानव अधिपति के मध्यवर्ती चरण के एक महाशक्ति हो। तुम्हारे पास रक्षा के लिए एक विशेष प्रतिभा होनी चाहिए, है ना? दुर्भाग्य से इस क्षेत्र में तुम मुझे छू नहीं सकते। सलगर की आकृति फिर से दूसरी ओर प्रकट हुई। ओलिफियस ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। वह अचानक सलगर के सामने प्रकट हुई। एक और प्रहार से दर्पण फिर से चकनाचूर हो गया। ये बेकार है। सालगर की हंसी पूरे इलाके में गूंज उठी। कुछ देर के लिए ओलिफियस के चारों ओर अनगिनत आकृतियां प्रकट हुईं। चलते समय शुरू में टूटे हुए दर्पण फिर से ठीक हो गए और तरह तरह के शक्तिशाली आक्रमण जादू फिर से प्रकट हुए। इस जगह में जादू और भी मजबूत होता जाएगा। जब तुम्हारी प्रतिभाएं समाप्त हो जाएंगी तो तुम्हें कुचल दिया जाएगा। जब ओलिफियस सालगर के इलाके में फंस गया था तब तक उड़ते बादलों की सेना और ड्रैगन सवार सेना शहर की दीवार तक पहुंच चुकी थी। तीर बारिश की तरह ऊपर की ओर बरस रहे थे, लेकिन हवा में राक्षसी जानवर तेजी से उड़ रहे थे।
इसलिए भले ही मेडुसा कवच भेदी तीरों से लैस हों, फिर भी कुछ तीरों से ग्रिफिन को मारना इतना आसान नहीं था। ग्रिफिन पर सवार सैनिकों ने नीचे की ओर तीर चलाना शुरू कर दिया, जबकि वाइवन ने अपने पंजों और दांतों से सीधे बचाव कर रहे सैनिकों पर हमला कर दिया। शहर के नीचे की राजधानी गठबंधन सेना ने उसी समय एक भीषण हमला किया। दीवार पर घेराबंदी की एक सीढ़ी सफलतापूर्वक दिखाई दी और नीचे के सैनिकों ने रक्षक लताओं और तीरों की वर्षा का सामना करते हुए सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की। जब एक विशाल दानव सीढ़ी पर आधा चढ़ गया तो उसने अपनी टेलीपोर्ट क्षमता सक्रिय कर दी और तुरंत दीवार के ऊपर प्रकट हो गया। जैसे ही वह स्थिर खड़ा हुआ, उसके सामने सांप जैसी दो खड़ी पुतलियां आ गईं। उसे लगा कि उसका शरीर सुन्न हो गया है और वह तेजी से अकड़ने लगा। इससे पहले कि वह पूरी तरह पत्थर में बदल पाता, मेडुसा के पास बैठे मिनोटॉर ने उसे कुल्हाड़ी से आधा काट डाला। घेराबंदी की सीढ़ियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और दुश्मन के सैनिक दीवार पर और भी ज्यादा जमा हो गए। तीरंदाजों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा और उन्होंने गोले फेंकने पर ध्यान केंद्रित किया। हाथापाई करने वाले सैनिकों ने बहादुरी से हमला किया और हाथापाई शुरू कर दी। सबसे ज्यादा परेशानी हवाई हमलों से हुई, जिनसे बचाव करना मुश्किल था। अपनी लाइन पर डटे रहो। एथेना ने अपने हाथ में जजमेंट ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड फेंका, जिसने हवा में एक चाप बनाया और सैनिकों पर हमला करने वाले एक वाइवन का बायां पंख काट दिया। जब वह वापस उड़ गया तो उसने उसे पकड़कर फिर से तेजी से काट दिया। एक ग्रिफिन जो पास आ रहा था आधा कट गया। हमारी वाइवन सेना आ रही है। जैसे ही उसने अपना काम खत्म किया, पीछे से वाइवन की एक अस्पष्ट सी फुफकार सुनाई दी। आखिरकार अतिरिक्त सैनिक आ गए। इन वाइवन से भी तेज एक विशाल आकृति अचानक आकाश में प्रकट हुई। इस आकृति ने अचानक एक ऐसी दहाड़ मारी जो पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। मूनलाइट किले के ऊपर वाइवन और ग्रिफिन, जो अपने दांत और पंजे फड़फड़ा रहे थे, एक साथ कांप उठे। वे सदमे में इधर उधर बिखर गए। जो कमजोर ग्रिफिन पास थे, वे इस दहाड़ से इतने डर गए कि उनके पंख कमजोर हो गए और हवा से जमीन पर गिर पड़े। दूर गठबंधन सेना में ओब्सीडियन का रंग थोड़ा बदल गया है। ड्रैगन, और उसकी ताकत भी काफी मजबूत है। दानव अधिपति का चरम चरण। क्या ओलिफियस प्रतिद्वंद्वी के दर्पण क्षेत्र में सेंध लगाने का कोई रास्ता खोज सकता है? सबके सामने एक विशाल अजगर प्रकट हुआ, जिसके शरीर पर गहरे भूरे रंग के शल्क, पंख जैसी दो गाल और सिर पर छोटे छोटे सींगों की एक पंक्ति थी। वह काले कवच से ढका हुआ था। उसकी गहरी सुनहरी सांप जैसी आंखें एक भयावह रोशनी से चमक रही थीं। अभी अभी अजगर की दहाड़ में एक शक्तिशाली अजगर जैसी ताक थी और उसकी मारक क्षमता बेतहाशा थी। हवा में मौजूद राक्षसी जानवर हो या जमीन पर हमला करने वाले और बचाव करने वाले पक्ष, सभी सदमे में थे और उनके अंग कमजोर हो गए थे। घेराबंदी की सीढ़ी पर मौजूद कई दुश्मन सैनिक जमीन पर गिर पड़े। सिर्फ रक्षक बैलें ही अप्रभावित रहीं। इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने तेजी से पुनर्जीवित होकर घेराबंदी की सीढ़ी को एक एक करके टुकड़े टुकड़े कर दिया। डरे हुए ग्रिफिन डर के मारे पीछे हट गए और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आखिरकार वाइवन्स तो सख्त प्रशिक्षित छद्म ड्रैगन थे। हालांकि वे ड्रैगन के व्यवहार से डरते थे, लेकिन ड्रैगन सवार के पशुपालन कौशल के प्रभाव में उनमें से कई पलट गए, पीछे की ओर उड़े और सावधानी से ड्रैगन की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही विशाल अजगर के पंख फड़फड़ाए, दर्दनाक चीखें लगातार गूंजने लगीं। अजगर के पंजों या दांतों से हमला किए बिना भी जिन वाइवन को छुआ गया, वे अपना संतुलन खो बैठे और जमीन पर गिर पड़े। कई वाइवन के शरीर हरे धुएं से भर गए थे। वे किसी भयानक जहर से क्षत विक्षत हो गए थे और जल्द ही उनकी हड्डियां बाहर निकल आईं। इस बीच वाइवन का हमला ड्रैगन के शरीर पर लगे काले कवच को भेद नहीं सका, यहां तक कि उस पर कोई निशान भी नहीं छोड़ सका। वाइवन के जहर की बात करें तो जहर के पूर्वज जहर ड्रैगन के सामने यह एक मजाक था। इस समय डार्क मून के पीछे काले कवच पहने वाइवन और ग्रिफिन युद्ध के मैदान में दौड़ पड़े। वाइवन लीजन के ये राक्षसी जानवर काले वर्षावन के प्रशिक्षण अड्डे पर पगलियों से कई बार भिड़ चुके थे। हालांकि उनके मन में डर था, फिर भी उनका प्रदर्शन राजधानी की हवाई सेना से बेहतर था। वे जहरीले अजगर से बचते हुए घबराई हुई राजधानी की हवाई सेना की ओर दौड़ पड़े। एक रोमांचक हवाई युद्ध शुरू हुआ। हवा राक्षसी जानवरों की दहाड़ और काटने की आवाज से भरी हुई थी और अनगिनत उड़ती और मंडराती परछाइयां दोनों चंद्रमाओं की रोशनी को मंद कर रही थीं। संख्या के लिहाज से डार्क मून की हवाई सेना पूरी तरह से कमजोर थी, लेकिन उसकी ताकत उसके विरोधियों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। उपकरणों की दृष्टि से जरूरी लंबे भालों के अलावा डार्क मून के हवाई सवारों के पास फेंकने लायक छोटे भाले और कवच भेदी क्रॉसबो भी थे, जिनसे विस्फोटक तीर दागे जा सकते थे। वे दूर से ही शक्तिशाली हमले कर सकते थे। राक्षसी जानवरों के उपकरणों में भी अंतर साफ दिखाई दे रहा था। डार्क मून का सबसे कमजोर ग्रिफिन भी कवच से ढका हुआ था। ये कवच एक विशेष सामग्री और शिल्प कौशल से बना था। ये हल्का और मजबूत था, इसलिए उनकी उड़ान की गति पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा।
दूसरी ओर राजधानी की हवाई सेना कवच पहने कुछ कुलीन वाइवन और मैंटिकोर को छोड़कर लगभग नग्न थी, जिसके पास केवल उड़ान लगाने वाली लगाम थी जो सवार को नियंत्रित करने में मदद करती थी। ये उपकरण दरअसल धन दौलत की लड़ाई थे। मात्रा को एक तरफ रखकर सिर्फ उपकरणों को देखकर कोई भी यही सोचेगा कि डार्क मून की हवाई सेना साम्राज्य की राजधानी की सबसे मजबूत नियमित सेना थी। ये निस्संदेह उनके आत्मसम्मान पर एक आघात था। जीवन मरण के इस असली युद्ध क्षेत्र में सिर्फ आत्मसम्मान ही दांव पर नहीं था, बल्कि जीवन भी दांव पर था। डार्क मून न केवल उपकरणों में बल्कि वाइवन की व्यक्तिगत शक्ति में भी श्रेष्ठ था। वाइवन की शक्ति स्पष्ट रूप से राजधानी के वाइवन से अधिक प्रबल थी। कई वाइवन में विशेष क्षमताएं भी थीं, जैसे आग उगलना, जहरीली सांसों को जमा देना, दोगुनी सहनशक्ति, दोगुनी उड़ान गति वगैरह। अगर आमने सामने की लड़ाई होती तो वे अपने विरोधियों को मौत के घाट उतार सकते थे। राजधानी की फ्लाइंग क्लाउड लीजन कमांडर रोमेटी, जो एक उत्परिवर्तित दो सिर वाले मैंटिकोर के पीछे सवार थी, थोड़ी चौंकी। उसे लगा कि उसने गलत देखा है। धिक्कार है, क्या ये अभी भी वाइवरन हैं? अगर ये सिर्फ एक दो ही हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सभी इतने शक्तिशाली क्यों हैं? अगर रोमेटी को पता होता कि डार्क मून के वाइवन ने क्या खाया है तो उसे इतनी हैरानी नहीं होती। नहीं, इस जवाब से तो उसे और भी ज्यादा हैरानी होनी चाहिए। कोई इन राक्षसी जानवरों को खाना खिलाएगा, और ये तो सैकड़ों हजारों हैं। लेकिन रोमेटी के पास सोचने का समय नहीं था। अब उसे उस भयानक अजगर पर ध्यान केंद्रित करना था। हालांकि अजगर की सांसें उसके दानव सम्राट स्तर से कहीं बेहतर थीं, फिर भी उसके आदेश पर मैंटिकोर टीम के दर्जनों सदस्यों ने फ्लाइंग क्लाउड लीजन के सबसे विशिष्ट 1000 ग्रिफिनों का नेतृत्व करते हुए अजगर को घेर लिया। इन सभी ग्रिफिनों ने किसी न किसी जादुई टैटू को सक्रिय कर रखा था। आपस में जुड़ी उड़ान और स्थानांतरण से उत्पन्न रहस्यमय शक्ति ड्रैगन के भयानक हमले को मुश्किल से ही रोक पा रही थी। हालांकि यह मुश्किल से ही नियंत्रित हो पा रही थी, क्योंकि ड्रैगन की शक्ति और उसका व्यवहार बहुत भयानक था। इस तरह की संरचना भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती थी। हर बार से ग्रिफिन गंभीर रूप से घायल या मारे जाते। वे बस अपने विरोधियों को जितना हो सके फंसाने की कोशिश करते थे, ताकि जमीन पर घेराबंदी करने वाले सैनिकों को अपने पावर हाउस से अतिरिक्त सैनिकों के आने का इंतजार करने के लिए समय मिल सके। रोमेटी समय समय पर महत्वपूर्ण क्षणों में ड्रैगन को बाधित करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करती थी। उसने कुलीनों की क्षति को कम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ड्रैगन की रक्षा शक्ति अद्भुत थी। कवच की तो बात ही छोड़िए, उसके जादुई तीर से लगने के बाद पंख भी अभेद्य हो गए थे। सुंदर, क्या तुम आज़ाद हो? क्यों न हम अपने आदर्शों और जिंदगी के बारे में बात करने के लिए कोई शांत जगह ढूंढ लें? एक स्पष्ट और प्रभावशाली आवाज़ रोमेटी के कानों में पड़ी। रोमेटी ने तेजी से अपना सिर घुमाया और देखा कि एक वाइवन अपनी पीठ पर एक आदमी को लिए उसकी ओर दौड़ रहा है। रोमेटी समझ गई कि वाइवन निश्चित रूप से एक उत्परिवर्तित राजा था। उसकी शक्ति दानव सम्राट के स्तर तक पहुंच गई है, जो मेरे दोमुहे मैंटिकोर के बराबर है। तो वाइवन के पीछे का दुश्मन की हवाई सेना का सेनापति होना चाहिए। अगर मैं प्रतिद्वंद्वी को मार सकता हूं तो वह डार्क मून आर्मी का मनोबल तोड़ सकता है। जब रोमेटी ने यह सोचा तो उसने दोमुहे मैंटिकोर को बिना कुछ सोचे प्रतिद्वंद्वी पर झपटने के लिए उकसाया। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे, दानव सम्राट स्तर के दो राक्षसी जानवरों ने एक दूसरे पर कई वार किए। जैसे ही वे अलग हुए, मैंटिकोर के पीछे बैठी रोमेटी अचानक पीछे मुड़ी। उसने लगभग तुरंत ही 7 जादुई बाण छोड़े, जिनमें शक्तिशाली शक्तियां थीं। निशाना था वाइवन राजा के पीछे बैठा घुड़सवार। वह सवार भी घूम गया और उसके पास आते ही 7 जादुई तीर अचानक रुक गए। फिर वे लगभग एक साथ 2 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर पड़े। रोमेटी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी तीरंदाजी राजधानी में सर्वश्रेष्ठ थी। अभी अभी इस 7 चमकदार चिंगारियों में 4 बदलाव हुए थे। तीनों तीर अचानक तेज हो जाते थे और उनमें से एक चाप बनाकर बगल से हमला करता था। हालांकि पलक झपकते ही बिना किसी अपवाद के प्रतिद्वंद्वी द्वारा तीरों को काट दिया जाता था। बचाव नहीं, बल्कि काट दिया जाता था। तीरों का गुजरना, तीर चलाना और तोड़ना पल भर में हो गया। वाइवन राजा और दोमुहा मैंटिकोर मंडराते हुए वापस लौट आए। सुंदर, मुझे तुम्हारा प्यार मिला है। मुझे लगता है कि हमारे बीच आगे भी विकास की उम्मीद है। इस तुच्छ आवाज ने रोमेटी के क्रोध को नहीं जगाया। इसके विपरीत उसके कामुक लवेंडर जैसे होंठ हल्के से मुड़े और उसकी शक्तिशाली युद्ध भावना उमड़ पड़ी। उसके हाथ में मौजूद लगभग पौराणिक हथियार पर्पल इलेक्ट्रिक बो बिजली के कट की भिनभिनाहट जैसी ध्वनि करने लगा। हवाई सेना के शामिल होने से डार्क मून के रक्षक सैनिकों का मनोबल बढ़ा। वे आखिरकार दुश्मन सैनिकों की घेराबंदी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने हाथ मुक्त कर सके, लेकिन दबाव अभी भी बहुत ज्यादा था। राजधानी की सैन्य टुकड़ियों और नियमित सेना के घेराबंदी में शामिल होने के बाद जमीनी हमला और भी भयंकर हो गया। शहर की दीवार पर हर जगह निडर युद्ध देखे जा सकते थे। मूल दुश्मनों के सफाए से पहले घेराबंदी की एक नई सीढ़ी खड़ी कर दी गई थी।
किले के विशाल लोहे के द्वार के सामने दानव सज्जित सेना की हलचल के कारण कई राक्षसी जानवर पहले ही कदम दर कदम आगे बढ़ चुके थे। इन जानवरों की खाल सख्त थी, उनके माथे पर 3 कठोर कुंद सींग थे और उनमें अतुलनीय शक्ति थी। उनकी टक्कर मारने की क्षमता विशेष रूप से अद्भुत थी। ये सभी रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए एक दुर्स्वप्न था। किले के सैनिकों ने उन राक्षसी जानवरों पर बेतहाशा तीर चलाए, लेकिन राक्षसी सेना बहुत पहले से तैयार थी। विशाल जानवर न केवल कवच से ढके हुए थे, बल्कि उनकी रक्षा के लिए दोनों ओर और पीछे विशाल ढाल लिए सैनिक भी थे। कवच भेदी तीर भी उसे भेद नहीं पाए। दूसरी ओर ब्लड फ्लैग लीजन के भूत योद्धा, जो डार्क मून की जादुई क्रिस्टल तोप की मारक क्षमता को पार कर चुके थे, जल्दी से घेराबंदी के उपकरण लगाने लगे। अब जबकि उनके सहयोगी शहर में घुस आए थे, जादुई क्रिस्टल तोप का इस्तेमाल उनके अपने लोगों को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए भूत गुलेल लगाने लगे। डार्क मून सिटी अब एक भयंकर युद्ध में उलझा हुआ था। जादुई क्रिस्टल तोप चलाना भी बहुत मुश्किल था और गुलेलों पर हमला करने के लिए कोण समायोजित करने में भी बहुत समय लग रहा था। संकट और भी गहराता जा रहा था। हवाई युद्ध भी बहुत जोरदार था। डार्क मून को व्यक्तिगत शक्ति में बढ़त हासिल थी, लेकिन संख्या में वे प्रतिद्वंद्वी से बहुत कम थे। इसके अलावा सवार का अनुभव प्रतिद्वंद्वी से कमतर था। वे अक्सर दोगुने या तिगुने दुश्मनों से घिरे रहते थे। वे मुश्किल से प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला कर पा रहे थे। चार्जर राक्षसी जानवर करीब आ गए और उनके शरीर तीरों से भर गए। विशाल ढालों वाले कई रक्षा सैनिकों को भी मेडुसा ने मार गिराया, लेकिन फिर भी वे चार्जर राक्षसी जानवरों के कदमों को रोक नहीं पाए। भूत योद्धाओं के प्रयासों से दूरी पर स्थित गुलेल जल्दी से इकट्ठा हो गए और जादुई तेल से भरे शिलाखंड स्थापित हो गए। मिनोटॉरों ने गुलेल के स्प्रिंग को सबसे निचले बिंदु तक दबाने के लिए चरखी को जोर से धक्का दिया। जब भूत योद्धाओं ने देखा कि शिलाखंड में आग लग गई है, तो उन्होंने लांचक खींचा। टेंग टेंग टेंग। कई उल्कापिंड लपटें लिए हुए हवा में घना धुआं उड़ाते हुए चांदनी किले की ओर उड़ रहे थे। उन्होंने शहर की दीवार के पीछे की किलेबंदी या जमीन को भयानक शक्ति से चकनाचूर कर दिया। जलती हुई बजरी छिटक रही थी और बड़े बड़े जले हुए आग के गड्ढे दिखाई दे रहे थे। एक तीर स्तंभ पर चोट लगी और उसका आधा हिस्सा ढह गया। अंदर बैठे तीरंदाज चीखते हुए नीचे गिर पड़े। इन अग्नि गोले की मारक क्षमता वाकई बहुत ज्यादा थी। चांदनी किले से घना धुआं निकलने लगा। नाजुक पल में एक और अजगर की आवाज आई। अजगर को घेरे हुए कुलीन ग्रिफिन ओलों की तरह नीचे गिर पड़े। उनमें से कई किसी भयानक शक्ति के प्रभाव से जमीन पर गिरने से पहले कंकाल बन गए। रोमेटी का दोमुहा मंटिकोर वाइवन राजा से जमकर लड़ रहा था और ड्रैगन की दहाड़ से चौंक गया। हालांकि वाइवन राजा भी चौंक गया था, लेकिन वह बहुत जल्दी ठीक हो गया। जब उसने मंटिकोर के सिर पर काटा तो मंटिकोर ने छूटने के लिए बेतहाशा संघर्ष किया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और भाग गया। उसका कवच पूरी तरह से फट गया था और वाइवन राजा के पंजों के 4 चौंकाने वाले खूनी निशान थे। रोमेटी धनुष खींचकर उस वाइवरन राजा पर निशाना लगाने ही वाली थी जो उसका पीछा कर रहा था। अचानक उसे अपने कंधों पर ठंड का एहसास हुआ। उसका कंधे का कवच 2 टुकड़ों में फटकर गिर गया था। उसके कंधे पर एक ब्लेड का निशान था जिससे खून बह रहा था। वह मन ही मन हैरान थी। दोनों के बीच मुक्काबाजी बस कुछ ही पलों की थी, लेकिन उस आदमी की रफ्तार वाकई बहुत तेज है। उसे और भी ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि विशालकाय अजगर ने उसकी उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से कुलीन सेना का घेरा तोड़ दिया। अब उसे जल्दी से अपने पीछे खड़े दुश्मन को खदेड़ना होगा और सेना को विशालकाय अजगर को फिर से पकड़ने का आदेश देना होगा। रोमन वाइवन राजा की सवारी कर रहा था। दरअसल वाइवन सेना का सेनापति कोई और था। रोमन बस रोमेटी को रोकना चाहता था। रोमेटी के इरादे को भांपकर उसने उसका पीछा किया और उसे सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। घेराबंदी से मुक्त होने के बाद पगलियों ने अपने पंख फैलाए और नीचे की ओर झपटा। उसका निशाना जमीन पर मौजूद राजधानी की गठबंधन सेना थी जो किले की ओर झुंड बनाकर हमला कर रही थी। जब जहरीले अजगर ने अपना विशाल मुंह खोला तो उसने अजगर की सांसों के बादल उड़ा दिए। इन अजगरों की सांसों की गति ज्यादा तेज नहीं थी, जिससे रास्ते में एक हरा कोहरा फैल गया। हालांकि कुछ भयानक हुआ। कोहरा जहां भी गया, चाहे वह सैनिक हो या घोड़ा, वह हरे धुएं में बदल गया और बिखर गया। भीड़ में मौत की एक आड़ी तिरछी रेखा खींच गई और युद्ध क्षेत्र धुएं से भर गया। पीछे के सैनिक अपने सामने की स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए वे बस आंख मूंदकर आगे की ओर दौड़ पड़े। आगे की पंक्ति के कई सैनिक कोहरे में धकेल दिए गए और चीखने चिल्लाने से पहले ही गायब हो गए। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया की, अनगिनत जाने जा चुकी थीं। कई सैनिक भारी दहशत में थे। जहर वाला अजगर एक दुर्लभ किस्म का अजगर था। उसकी ताकत और प्रतिभा सबसे शक्तिशाली अजगरों में से तो नहीं थी, लेकिन युद्ध या सामूहिक हत्या के लिहाज से वह निश्चित रूप से सबसे भयानक अजगर था। पगलियों ने शहर के द्वार पर संकट देखा और उड़ने ही वाला था कि अचानक उसे एक चेतावनी का संकेत मिला। उसका विशाल शरीर मुड़ गया और उसकी लंबी पूंछ उसके पीछे चाबुक की तरह लहराने लगी।
एक आकृति क्षण भर के लिए उसके पीछे आए और फिर उससे बच गई। शक्तिशाली ड्रैगन पगलियों के सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके पीछे 3 जोड़ी हल्के पंख थे। उसकी सांसें भी दानव अधिपति के चरम रूप जैसी थीं। मैं दिसियारो हूँ, पतित देवदूत साम्राज्य का लूसीफर। ये ड्रैगन्स का युद्ध क्षेत्र नहीं होना चाहिए। अगर सर अभी चले जाएं, तो हमारे शाही महाराज मुआवजे के तौर पर एक बड़ी रकम देने को तैयार हैं। डिस्जारो का जवाब जहरीले ड्रैगन की सांसों का बादल था। डिस्जारो ने भौहें चढ़ाईं और अपने पवित्र पंखों से उसे चकमा दिया। उसने थोड़ा झुककर कहा, महाशय कृपया पहले कोई कदम न उठाएं। मैं ड्रैगन द्वीप के एल्डर सोसगल्ला का दोस्त हूँ। महाशय, इस खातिर। उसके बोलने से पहले ही सालगर के क्षेत्र द्वारा बनाए गए घनाकार स्थान से एक और स्पष्ट ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। शुरुआत में इस क्षेत्र से आवाज बाहर आना नामुमकिन था, लेकिन ड्रैगन की दहाड़ निकली। फिर पलक झपकते ही वह पारदर्शी घनाकार स्थान कांच की तरह चकनाचूर हो गया और उसमें एक विशाल आकृति प्रकट हुई। डिसेजारो का चेहरा एकदम बदल गया। एक और विशाल ड्रैगन। यह अजगर जहरीले अजगर से बहुत छोटा था। वह लगभग 8 मीटर लंबा था। वह काले शल्कों से ढका हुआ था। सिर्फ उसका पेट थोड़ा गहरा लाल था। उसके पंजे और सींगों के सिरे हल्की चांदी जैसी रोशनी से चमक रहे थे। वह अपने पंख फड़फड़ाते हुए भयंकर दहाड़ रहा था। उस टूटे हुए स्थान में एक आकृति अस्थिर होकर उड़ी। वह ड्रैगन राइड लीजन का सेनापति सालगर था। उसकी नज़र से लग रहा था कि वह गंभीर रूप से घायल था। सालगर के अधीन वाइवन राजा अत्यंत आध्यात्मिक था। उसने तुरंत अपने स्वामी को पकड़ लिया और हताश होकर अपने शिविर की ओर भागा। सालगर के दिल में जो अफसोस है उसका जिक्र मत करो। वो लड़की असल में एक अजगर है, और वो एक काला अजगर है, जादू का दुश्मन। उसके अंतरिक्ष क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली हिस्सा अनंत जादू और जादुई शक्ति का बफिंग था। हालांकि लंबे समय तक होने वाले प्रतिबिंब और अपवर्तन उसके शरीर के लिए बस गुदगुदी थे। अंततः ये चूजा नाराज हो गया और अपने असली शरीर में बदल गया। एक तथाकथित ब्लैक ड्रैगन तोप ने पूरे अंतरिक्ष को तबाह कर दिया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जब डिसेजारो ने काले अजगर की सांसें महसूस की तो उसे और भी ज्यादा झटका लगा। दानव अधिपति काले अजगर का मध्यवर्ती चरण। दानव अधिपति जहर अजगर का चरम चरण। क्रोबेलिस, जिसने डार्क मून को धोखा दिया है, वह भी एक अजगर ही लगता है। एक एस्टेट में वास्तव में 3 दानव अधिपति अजगर होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रैगन द्वीप डार्क मून एस्टेट का समर्थन कर रहा हो? ये कैसे संभव हो सकता है? जैसे ही डिस्जारो का ध्यान भंग हुआ, बगल से एक भयानक प्रहार हुआ। पता चला कि विशालकाय अजगर एक आदमी में बदल गया था और उसकी लापरवाही का फायदा उठाकर चुपके से हमला कर दिया था। डिस्जारो ने जल्दी से बचाव किया, लेकिन यह व्यर्थ था। मुक्का एक अजीब मोड़ लेकर उसकी पसलियों पर लगा। डिस्जारो को तेज दर्द हुआ और उसे अपनी हड्डी टूटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह दर्द सहते हुए चिल्लाया, 1 मिनट रुको। मुझे सिर्फ इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि तुमने रुकने को कहा था। वाह, पगलियो कभी सज्जन नहीं रहा। और युद्ध के मैदान में उसने डिस्जारो की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसका मुक्का कामयाब हुआ, उसने तुरंत एक जोरदार हमला बोल दिया। डिसेजारो को निष्क्रिय स्थिति में रखा गया। उसे हमेशा अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल था। प्रतिद्वंद्वी की शक्ति उसके अनुमान से कहीं ज्यादा थी। सामान्य परिस्थितियों में भी वह प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। इसके अलावा दूसरा काला अजगर पास ही था। अगर वह लड़ने के लिए रुकता तो शायद उसकी मौत हो जाती। ये सोचकर डिसेजारो ने 2 और घूंसे खाए और बल का फायदा उठाकर उड़ गया। आखिरकार वह तूफानी हमले से बच निकला। पीछे से पगलियों की तिरस्कार भरी आवाज आई, मैं एक अकेली आत्मा हूँ। ड्रैगन द्वीप से मेरा क्या रिश्ता? अगर तुम उस सोसगल्ला को अपनी गांड भी बेच दो तो भी कोई फायदा नहीं। मैंने इतना घिनौना, बेशर्म और बदतमीज अजगर कभी नहीं देखा। जहरीले अजगर के आखिरी वाक्य ने डिस्जारो को लगभग एक और खून थूकने पर मजबूर कर दिया। वह रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उसने गठबंधन सेना के शिविर की ओर पीछे हटने के लिए पवित्र पंख सक्रिय कर दिए। अरे लड़की, ज्यादा पीछे मत पड़ो, नीचे के गुलेल हटा दो, ये कीमती है। ओलिफियस अंतरिक्ष क्षेत्र की अवशिष्ट शक्ति से मुक्त होने के बाद सैलगर का पीछा कर रहा था। जहरीले ड्रैगन के आखिरी 2 शब्द सुनकर वह तुरंत नीचे लगे ज्वाला गोफन गुलेल की ओर उड़ गई। सुश्री ब्लैक ड्रैगन की शक्ति के सामने वे गुलेल बेहद कमजोर थे। वे ऐसे नष्ट हो गए मानो बेहद नाजुक हों। ओलिफियस बहुत चालाक थी। उसने राजधानी की गठबंधन सेना के बेस कैंप पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने पगलियों का पीछा करते हुए अग्रिम मोर्चे पर हमलावर दुश्मन सेना को धमकाया। किले के इलाके में जहरीले कोहरे के कारण राजधानी की गठबंधन सेना का हमला काफी धीमा हो गया था। एथेना की आकृति शहर के द्वार पर प्रकट हुई। एक स्पष्ट चीख के साथ उसने ऊंची छलांग लगाई और हाथ में पकड़ी अपनी न्याय की महान तलवार को निशाना बनाकर उन राक्षसी जानवरों पर वार किया। महातलवार पर एक लाल लाल ज्योति प्रकट हुई।
एथेना को केंद्र में रखकर लगभग 70 मीटर के पंखेनुमा क्षेत्र में मांस और रक्त उड़ गया। शत्रुओं के शरीर ऐसे बिखर गए मानो किसी भयानक शक्ति ने उन्हें कुचल दिया हो। विशाल पशु भी इससे अछूते नहीं रहे, उनके शरीरों के कवच फट गए। विरूपण साक्ष्य महान तलवार की अपनी कौशल न्याय। एथेना की चाल ने शहर के द्वार पर सबसे बड़े खतरे को सफलतापूर्वक पार कर दिया। उसने नेस्टा द्वारा फेंकी गई रस्सी पकड़ी और तेजी से ऊपर उठी। रास्ते में ही उसने टेलीपोर्ट किया और अपनी ओर उड़ते तीरों से बचते हुए शहर की दीवार तक पहुंच गई। दो विशाल ड्रैगन के उत्पात के कारण राजधानी की हवाई सेना ढहने लगी थी। गुलेल और चार्जर राक्षसी जानवरों के विनाश ने रक्षक सैनिकों का मनोबल बढ़ा दिया। स्थिति अचानक उलट गई। सामने की सेना के कमांडर गैरेंट ने ध्यान से देखा। रोमेटी उलझ गया था, सालगर गंभीर रूप से घायल हो गया था और डिस्जारो, जो लड़ाई को लंबा नहीं खींचना चाहता था, हार गया और भाग गया। इस समय आकाश में अंधेरा छाने लगा। रात का युद्ध गठबंधन सेना के लिए और भी प्रतिकूल था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नुकसान और भी ज्यादा होगा। उसने तुरंत आह भरी और पीछे हटने का संकेत दिया। गठबंधन सेना के शिविर में सभी सैनिक एक दूसरे को देख रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि डार्क मून के खिलाफ पहली लड़ाई इतनी बुरी तरह नाकाम हो जाएगी। राक्षसी जानवरों को हवा में उड़ते हुए और दुश्मन सैनिकों को जमीन पर ज्वार की तरह पीछे हटते हुए देखकर डार्क मून के बचाव करने वाले सैनिकों ने जोर से जयकार की। दूर से आती जयकार की आवाजें सुनकर राजधानी के केंद्रीय सैन्य शिविर में बैठे रीजेंट और गठबंधन सेना के कमांडर ओब्सीडियन की धुंधली बैंगनी पुतलियां और भी अधिक उदास लग रही थीं। आगे क्या अब ओब्सीडियन खुद सेना की कमान संभालेंगे? व्हाइट फैदर सिटी, शहर के स्वामी का भवन। लॉर्ड सिकली एक प्रतिष्ठित अतिथि का आतिथ्य करने वाले थे जिसका नाम फाको था। श्रीमान, कृपया मुझे इस दुस्साहपूर्ण यात्रा के लिए क्षमा करें। चेन रूई ने उदारता से मुस्कुराते हुए प्रणाम किया। सिकली भी मुस्कुराए। अगर हर आगंतुक सर फाको की तरह अभिमानी है तो मैं उनका स्वागत करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन सर का लगातार खर्च मुझे असहज करता है। चेन रूई ने वॉयलॉक किले से स्टार गेट को सक्रिय किया और तुरंत व्हाइट फैदर एस्टेट लौट आया। स्टार गेट 2 स्टार पॉइंट सेट कर सकता था। एक व्हाइट फैदर एस्टेट में आने के बाद सेट किया गया था, दूसरा डार्क मून सिटी में था। यदि वह अब डार्क मून सिटी वापस जाना चाहता तो पलक झपकते ही जा सकता था, लेकिन वह वापस नहीं जा सकता था क्योंकि अभी भी उसे बहुत सारे काम करने थे। चेन रूई अपनी क्षमताओं को अच्छी तरह जानता था। वह काफ़ी तेज तर्रार था, कुछ योजनाएं बनाने और अनुकूलनशीलता रखता था। रचनात्मकता की बात करें तो यह मूल रूप से क्रॉसओवर का साहित्यिक चोरी का लाभ था। हालांकि बड़े पैमाने पर सैन्य अभियानों और मौके पर कमान संभालने में उसकी एक कमी जरूर थी। इस लिहाज से एथेना और शिया दोनों ही उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थीं। अगर वह अभी वापस लौटता तो युद्ध में वह सिर्फ एक मजबूत युद्ध शक्ति वाला व्यक्ति होता। युद्ध शक्तियों वाले कई दानव अधिपति थे, वह कोई अहम भूमिका नहीं निभा सकता था। डार्क मून शायद पहले से ही एक कठिन युद्ध में था। वह निश्चित रूप से चिंतित था क्योंकि उसके प्रेमी, साथी और दोस्त वहां थे, लेकिन उसे उनकी ताकत पर भी भरोसा करना होगा। एक बार जब वह बाहर नियोजित मिशन पूरा कर लेता तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से वापस जाने से ज्यादा मजबूत होता। जब चेन रूई श्वेतपंख नगर से वॉयलॉक किले की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो उन्होंने डार्क डेमन को निर्देश दिया कि वह फाको के नाम से नगर स्वामी के भवन में प्रतिदिन एक उदार उपहार भेजे। इन 3 दिनों में उन्होंने 3 उपहार दिए। अब जब चेन रूई स्वयं उनसे मिलने आए तो प्रभावित सिकाली ने स्वाभाविक रूप से उनका भरपूर आतिथ्य किया। चेन रूई की विश्लेषणात्मक दृष्टि में सिकाली की असली ताकत दानव सम्राट का एक मध्यवर्ती चरण था। इसका मतलब था कि उसके सामने खड़ा सिकाली अभी भी अखाड़े में खेल रहा व्यक्ति था, न कि वह सिकाली जो डार्क मून पर गया था। चेन रूई के मन में अचानक एक साहसिक धारणा आई, क्या डार्क मून पर आने वाला सिकाली ही असली सिकाली होगा? ये मनोवैज्ञानिक बदलाव क्षणिक ही थे। चेन रूई ने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और कहा, श्रीमान, बहुत विनम्र हैं। ये सिर्फ ईमानदारी का एक प्रदर्शन है, अखाड़े के लाउंज में मेरी गुस्ताखी के लिए मुआवजा। मैंने कहा था कि मैं ऐसे समय पर आऊंगा जो औपचारिक शिष्टाचार के अनुसार गुस्ताखी न हो, क्योंकि ये दोस्ती की शुरुआत है। तो हमारी दोस्ती के साक्षी के रूप में कृपया इस उपहार को फिर से स्वीकार करें। चेन रूई ने एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसे खोला। अंदर ड्रैगन शैली की एक सुनहरी अंगूठी थी। यह अत्यंत सुंदर और सुरुचिपूर्ण थी। यह एक पौराणिक श्रेणी की जादुई अंगूठी है जिसे मैजिक ट्रैक रिंग कहा जाता है। ये जादू और आत्मिक शक्ति को 35% तक बढ़ाती है और गति को 30% तक बढ़ा देती है। इसके साथ एक सुरक्षात्मक जादू मैजिक पावर शील्ड भी आता है, जिसका उपयोग दिन में 2 बार किया जा सकता है। सिकाली की नज़रें झपक गईं और उसकी नज़र मैजिक ट्रैक रिंग से हट ही नहीं रही थी। जादू और आत्मिक शक्ति बढ़ाएं, गति बढ़ाएं, यह उसके लिए खास तौर पर बनाया गया उपकरण था। इसमें जीवन रक्षक सुरक्षात्मक जादू भी था। उसके लिए इस अंगूठी का मूल्य सामान्य पौराणिक उपकरणों से कहीं ज्यादा था।
सर, इसे पहनकर देख लीजिए। चेन रूई ने बक्सा बगल में खड़ी नौकरानी को थमा दिया और सिकली को दे दिया। सिकाली ने अंगूठी निकाली और उसे अपनी तर्जनी उंगली में पहन लिया। उसे लगा कि उसकी आत्मिक शक्ति और जादुई शक्ति सचमुच बढ़ रही है। फिर चेन रूई के निर्देशानुसार आत्मिक शक्ति से अंगूठी के एक खास धुरी बिंदु को सक्रिय करने पर उसके शरीर के चारों ओर एक पारदर्शी जादुई कवच प्रकट हुआ। ये कवच अंगूठी के साथ आया जादुई कवच था जो उसके मालिक की जादुई शक्ति को कम नहीं करता था। ये निश्चित रूप से संकट के समय उसकी जान बचाने के लिए एक अच्छी वस्तु थी। यह उपहार बहुत महंगा है, मुझे इसे स्वीकार करने में शर्म आ रही है। सिकली आश्चर्यचकित था, लेकिन उसका इरादा अंगूठी उतारने का जरा भी नहीं था। हमारी दोस्ती जितनी अनमोल है उतनी ही सच्ची है, चेन रूई ने आसपास की नौकरानियों को देखते हुए कहा। सिकाली समझ गई और उन्हें पीछे हटने का आदेश दिया। सर फाको, मैं आपकी ईमानदारी और धैर्य को पहले ही महसूस कर चुका हूँ। सिकाली ने अपना धैर्य वापस पाया। बस हाल ही में एस्टेट के उत्तरी हिस्से में कुछ हुआ है, आपको भी पता होना चाहिए, इसलिए मेरा मन बेचैन है और मेरा धैर्य सीमित है। मेरे दोस्त, अगर आपका कोई इरादा है तो कृपया स्पष्ट रूप से बताएं। जब तक परिस्थिति अनुमति देगी, मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। सिकली का मतलब बहुत सीधा था, मैं उपहार स्वीकार करूंगा और तुम सीधे सीधे अपनी बात कह दोगे। मेरे पास तुम्हारा मनोरंजन करने का समय नहीं है। किसी तरह की मदद? चेन रूई ने पूछा। लाभ अक्सर प्रयास के बराबर होता है, सिकाली ने एक पल सोचा और सावधानी से कहा। बात बस इतनी है कि स्वामी के रूप में मेरी क्षमता सीमित है। अगर कोई विशेष अनुरोध मेरी क्षमता की सीमा से परे है तो मुझे डर है कि उसे पूरा करना मुश्किल होगा। चेन रूई ने जानबूझकर संकोच से पूछा, उदाहरण के लिए? सच कहूं तो, हालांकि मैं एक शाही परिवार से हूं, मैं तो बस एक वंशानुगत सरदार हूं जो इस कड़ी मेहनत से अर्जित संपत्ति को अपने पास रखना चाहता है। सिकाली ने हाथ फैलाए। मैं अपने कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति हूं और मैं कोई भी अतिशय महत्वाकांक्षा रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। सर को ऐसा क्यों लगा कि मैं ऐसा अनुरोध करूंगी? सिकली ने भौहें चढ़ाईं। सरफाको, चूंकि हम दोस्त हैं इसलिए गोलमोल बातें मत कीजिए। अगर आपकी मांग बहुत ज्यादा भी हो तो भी मैं हमारी दोस्ती की खातिर आपको जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, भले ही आप किसी ऐसी पुलिस के सदस्य हों जिसकी राजधानी को तलाश है। मैंने अपनी बात पहले ही साफ कर दी है। अगर आप अब भी गोलमोल बातें करते रहेंगे तो मैं आपकी ईमानदारी पर सवाल ही उठा सकता हूं। इस सिकाली का धैर्य डाकमून पर आए सिकाली से भी बदतर लग रहा है। वह थोड़ा उतावला लग रहा है। मुझे नहीं पता कि वह सचमुच उत्तरी व्हाइट फेदर एस्टेट के वॉलॉक किले की वजह से निराश है या किसी और वजह से। हालांकि उसके शब्दों ने चेन रूई के दिल को झकझोर दिया और उसका दिमाग तुरंत घूम गया। फॉलन एंजल कैपिटल द्वारा वांछित बल, क्या ये ब्लडफॉल हो सकता है? इस दृष्टिकोण से सिकाली ने उसे ब्लडफॉल का व्यक्ति समझ लिया था। दरअसल चेन रूई के भव्य उपहार कुछ वैसे ही थे जैसे पिछली बार ब्रोक ने उससे संपर्क किया था। सिकाली के लहजे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि या तो वह पहले ब्लडफॉल संगठन के संपर्क में था या फिर किसी बेकाबू महत्वाकांक्षा से प्रेरित था। ब्लडफॉल की बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। ये तथाकथित बेतहाशा महत्वाकांक्षाएं 3 साम्राज्यों के विनाश से जुड़ी होंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सर क्या कह रहे हैं। चेन रूई ने गलतफहमी को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। सर, मैं बस इतना बता सकता हूं कि मैं जिस सेना से जुड़ा हूं वह बहुत बड़ी है और उसके सदस्य जटिल हैं। उनमें शाही परिवार के सदस्य, विशाल ड्रैगन और पतित राजघरानों के वंशज शामिल हैं। ये स्वाभाविक है कि कई गुट होंगे। मैं सर को और कुछ नहीं बता सकता और मुझे नहीं पता कि सर का किसी और गुट से कोई संपर्क है या नहीं, या वे किसी खास गुट में शामिल भी हुए हैं या नहीं। लेकिन मैं सर लॉर्ड को इतना बता सकता हूं कि मैं जिस गुट से जुड़ा हूं वह सबसे शक्तिशाली है। अगर सर चाहें तो हम आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। कोई इच्छा? सिकली की आंखें चमक उठीं और उसने भी चेन रूई की तरह ही पूछा। जाहिर है, जैसे सर की बेचैनी। चेन रूई ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हालांकि दोस्ती पारस्परिक होती है, ठीक वैसे ही जैसे आनुपातिक रिश्ते में देना और पुरस्कृत करना। सिकली ने हल्के से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रहा हो। चेन रूई ने सिकाली की आंखों में क्षणिक चमक को गौर से देखा और वह खड़ा हो गया। मैं इस दौरान शहर के पश्चिम में व्हाइट आर्मर होटल में रुका हुआ हूँ। ज़रूरत पड़ने पर सर मुझे कभी भी बुला सकते हैं। फिर मैं सर को परेशान नहीं करूँगा और अभी चला जाऊँगा। सिकली ने सिर हिलाया। चेन रूई की पीठ की ओर देखते हुए उसने एक विचारशील नज़र दिखाई। आधी रात को शहर के राजा के महल के एक गुप्त कमरे में महिला की करुण पुकार धीमी सी सुनाई दी। जादुई लैंप की चमकदार रोशनी में दीवार पर यातना देने वाले उपकरणों के सेट लटके हुए दिखाई दे रहे थे। एक नग्न गोरी औरत को कमरे के बीचों बीच एक अजीबोगरीब यातना यंत्र से जकड़ा हुआ था। वह नीचे झुकी हुई थी और उसका शरीर नीचे झुका हुआ था।
उसका सिर और हाथ बेड़ियों में जकड़े हुए थे। उसके नितंब ऊपर उठे हुए थे। औरत के कामुक कूल्हे दिखाई दे रहे थे। यह मुद्रा निस्संदेह कई पुरुषों में हार्मोन के स्राव को तेज कर सकती थी। एक आदमी औरत के पीछे खड़ा था, हाथ में एक अजीब सा कोड़ा लहरा रहा था। औरत की चीखों में उसकी सफ़ेद पीठ और कूल्हे पर आड़े तिरछे निशान दिखाई दे रहे थे। ये छवि और ध्वनि व्हाइट आर्मर होटल के एक कमरे में एक साथ प्रकट हुई। कमरे को एक जादुई घेरे से ढक दिया गया था। शहर के राजा के महल के गुप्त कमरे की तरह ध्वनि बाहर नहीं जा सकती थी। एकमात्र दर्शक के रूप में चेन रुई ने इस होलोग्राफिक छवि को देखकर भौहें चढ़ाईं। इस छवि का स्रोत सिकाली को दी गई मैजिक ट्रैक रिंग थी। मैजिक ट्रैक रिंग वास्तव में एक पौराणिक स्तर की जादुई अंगूठी थी, लेकिन इसमें एक छिपा हुआ कार्य था जिसके बारे में चेन रुई ने सिकाली को नहीं बताया था। इसमें 6 युआन का एक प्राचीन रून चित्र भेजने वाला जादुई चक्र जोड़ा गया था। ये जादुई चक्र के हस्तक्षेप को प्रभावी दूरी के भीतर भेज सकता था और पहनने वाले की छाया और ध्वनि को एक निश्चित माध्यम, जैसे चेन रुई के हाथ में क्रिस्टल बॉल, तक पहुंचाकर एक प्रक्षेपण बना सकता था। चेन रुई का मुख्य उद्देश्य असली सिकली का पता लगाना था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसने वास्तव में ऐसी एक्स-रेटेड ब्लॉकबस्टर देखी थी और यह एक लाइव प्रसारण था। क्रिस्टल बॉल में सिकाली ने पिटाई पूरी कर दी थी। उसने अपनी पैंट उतारी, औरत के बर्फ जैसे सफ़ेद नितंबों पर चुटकी काटी और बेरहमी से अंदर घुस गया। उसने बिना किसी कोमलता के एक क्रूर हरकत शुरू कर दी। सर्वदिशात्मक प्रक्षेपण के कारण चेन रुई ने स्पष्ट रूप से देखा कि सर लॉर्ड सामान्य मार्ग के माध्यम से प्रवेश नहीं कर रहे थे। दरअसल घर की छोटी सी आकर्षक लड़की कभी कभी किसी खास अंग से उसे इस तरह परोसती थी। उसका अनोखा और अनोखा स्वाद वाकई रोमांचक था। उस आकर्षक छोटी सी आकर्षक लड़की के बारे में सोचकर चेन रुई, जो इतने लंबे समय से कामुक फिल्म देख रहा था, अपने सूखे होंठ चाटने से खुद को रोक नहीं पाया। चलो फिर कभी देखते हैं। अगर मैं इसे देखता रहा तो अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सिकली के हाथ में मोमबत्ती अभी भी टपक रही थी और महिला की पीठ और नितंब मोम के निशानों से भरे हुए थे। अजीब बात यह थी कि महिला के मुंह से निकलने वाली चीखें दर्द से ज्यादा रोमांचक लग रही थीं। कुछ कामुक कराहें सुनकर चेन रुई का दिल दहल गया। उसने प्रोजेक्शन बंद करने का विचार ही छोड़ दिया। मैं समझौता नहीं कर पा रहा हूं, सिकाली बेतहाशा चिल्लाया, पिस्टन की हरकतें बेतहाशा करते हुए। उसका विकृत और भोग विलास भरा भाव सिकाली की सामान्य शालीनता से बिल्कुल अलग था। मैं असली मास्टर बनना चाहता हूं। सिर्फ एक ही सिकली है, लूसीफेर, वह मैं हूं। धिक्कार है हेरा के पहिए पर। सिकाली कुछ देर के लिए बुरी तरह कांप उठा। उसने अपने हाथ में जलती मोमबत्ती फेंक दी, औरत के पास आया, उसके बाल पकड़े, उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसे अपनी कमर के नीचे कर लिया। औरत का शरीर जख्मों से भरा था, लेकिन उसकी नज़रें चुलबुली थीं। उसने आदमी के शरीर के निचले हिस्से पर पड़ी चीज़ को निगल लिया और उसकी सेवा में जी जान से जुट गई। हालांकि उस महिला के चेहरे का मेकअप आंसुओं और पसीने से धुल गया था, चेन रुई ने चेहरा पहचान लिया और चौंक गई। ये तो सचमुच वही थी। धिक्कार है तुम्हारी बहन पर। एक गाली। वाह, ये तो सचमुच तुम्हारी बहन है। इस फिल्म की विषय वस्तु न केवल SM है, बल्कि इसमें उलझे हुए रिश्ते भी हैं। सिकाली को उस सुंदरी पर जरा भी दया नहीं आई। उसने उस स्त्री के बाल पकड़े और जोर जोर से हिलाया। जो चीज़ अंदर तक गई थी वह उसके आमाशय रस को भी बाहर निकाल रही थी। स्त्री को कई बार बेचैनी महसूस हुई और उल्टी आने वाली थी, लेकिन उसकी आंखों में चुलबुलापन और भी गहरा होता गया। आखिरकार सिकाली ने अपने गुस्से से सारी वासना बाहर निकाल दी। वह मानो थक गया था और हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। यातना देने वाला उपकरण स्वतः ही खुल गया और महिला भी थककर फर्श पर लेट गई। काफी देर बाद वह औरत झुकी और सांप की तरह रेंगती हुई आई। उसने अपना सिर सिकाली के कमजोर शरीर पर रख दिया। अच्छा भाई, मुझे एक बार और दे दो। कुतिया, तू तो कंजूसी करना जानती है। सिकाली अचानक उठ बैठा और उसके बाल पकड़ लिए। उसने पागलों की तरह उस औरत का गला दबाया। मैं तुम दोनों को घसीट घसीट कर मार डालूंगा। अचानक गुप्त कमरे में एक व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ। सिकाली ने हाथ हिलाकर तुरंत उस महिला का हाथ छोड़ दिया। उसी समय उसका शरीर अनायास ही कई मीटर दूर उड़ गया और दीवार से टकरा गया। इस व्यक्ति का कद और चेहरा बिल्कुल सिकाली जैसा था। चेन रुई की आंखें थोड़ी ऊपर उठी हुई थीं। उसने अभी अभी जो शक्ति छोड़ी है, उसे देखते हुए ये दानव सम्राट के चरम चरण का सिकाली हो सकता है। औरत कुछ बार खांसी। उसने अपनी गर्दन को छुआ और धीरे से खड़ी हो गई। उसने अपनी कमर मटकाते हुए दानव सम्राट के चरम अवस्था वाले सिकाली की ओर बिना अपना नंगा शरीर छिपाए चल पड़ी। पता चला ये भाई बड़ा है। चले जाओ, मुझे भाई मत कहो। दैत्य सम्राट की चरम अवस्था वाली सिकाली की आंखें ठंडी बिजली की तरह चमक रही थीं। उसे घूरने के बाद वह स्त्री सिहर उठी और कुछ देर तक उसके पास आने की हिम्मत नहीं हुई। दैत्य सम्राट की चरम अवस्था वाले सिकाली ने अपनी नज़र उस स्त्री पर घुमाए और अपने सामने खड़े सिकाली पर गड़ा दी।
उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे मामलों में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। जमीन पर गिरे शिकाली को जैसे होश आ गया हो। वह धीरे से उठा, दांत पीसते हुए बोला, तुम गंभीर होने का नाटक क्यों कर रहे हो? आज का मैं कल का तुम हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हेरा के चक्र के भाग्य से बच सकते हो? दानव सम्राट की चरम अवस्था का शिकली एक क्षण के लिए चुप हो गया। उसने सामने वाले स्वर को अनदेखा कर दिया और स्त्री से कहा, मेरे पीछे आओ। क्या तुमने मुझे जाने के लिए नहीं कहा था? महिला ने व्यंग्य किया, लेकिन वह सिकली की ओर चली गई जो सामने खड़ी थी। मेरा भाई बहन का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। दानव सम्राट के चरम चरण के सिकली ने सूंघा, घूम गया और जल्दी से गायब हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अच्छे भाई, मुझे पता है तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। वह महिला सिकली के पास आए और घुटनों के बल बैठकर उसकी चापलूसी करने लगी। सिकाली की आंखें और भी लाल हो गईं। उसने उस दिशा में देखा जहां दानव सम्राट का शिखर मंच गायब हो गया था और अचानक दहाड़ते हुए उसने उस महिला को पकड़कर दीवार से सटा दिया। कमरा फिर से चीख पुकार और कराह से भर गया। चेन रूई का मन विचलित हो गया। उसने प्रक्षेपण बंद कर दिया और आगे नहीं देखा। वह कमरे में ही चिंतन में डूब गया। हेरा का चक्र, क्या सिकाली को किसी चीज का श्राप था? उसे श्राप किसने दिया था? बहन ने।